हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी। आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट सीरीज में आपका आज रहेगा टेस्ट नंबर 5। आपको पता है कि हमने आपसे 30 सेट कराने का चैलेंज लिया हुआ है। अगर आप 30 सेट हमारे साथ जुड़ोगे तो 95% पोर्सन मैथ का कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिएगा, है ना। आज टेस्ट का नंबर रहेगा 5, जिसमें मतलब अभी तक का मेरे हिसाब से मेरा जो आइडिया है, मेरे मतलब ये टेस्ट जो होगा आपका, ये अभी तक का सबसे बेस्ट टेस्ट होगा आपका आज। ठीक है, मैंने पेन भी सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर मैंने पूरे मैथ से 35 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये एक लंबा चौड़ा मॉक होगा, मतलब अच्छा मतलब अभी ड्यूरेशन तो बता नहीं सकते कि कितनी रहेगी इसकी, लेकिन इसके अंदर 35 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। चलिए, आप करेंगे इसे एक बार ट्राई। ये आपके सामने क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्ण संख्या हो और n की 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से हमेशा विभाजित होगा। यानी कि ये कोई नंबर रहा होगा, यानी कि ये क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए 100% सत्य होगा, है ना। कि n की क्या वैल्यू, मतलब n की कोई वैल्यू रही होगी और इनमें से बताना है कि हर एक कंडीशन के अंदर किस संख्या से डिविजिबल होगा। बड़ी से बड़ी होनी चाहिए संख्या, ठीक है, जो इस रूल को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो आप किसी भी चीज को ना सोचते हुए क्या करोगे, आप सबसे पहले आप देखोगे n की 3 माइनस n। मुझे नहीं पता कि n की किस वैल्यू के लिए बात हो रही है, लेकिन जो भी रिजल्टेंट होगा वो n की हर एक वैल्यू पे पॉसिबल होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना बस आपको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये निगेटिव हो जाएगा क्या, ये तो जीरो हो जाएगा भाई। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रख दी तो मैं n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं अगर n की वैल्यू 2 रखता हूँ, आप क्या करोगे, 2 से 3 वैल्यू रख के चेक कर दोगे चीज़ को, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे कोई भी चीज़, तो मैंने n की वैल्यू सबसे पहले 2 लिया, तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया। या फिर आप दो एक n बार कॉमन भी लेके कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ से मैंने जब 2 को माइनस करा, n की वैल्यू 2 को मैंने माइनस करा, तो ये आ गया मेरे पास 6। ठीक है, तो इस चीज का रिजल्ट 6 है ना। अगर 6 रिजल्ट है तो किस किस चीज से डिविजिबल होगा, 12 से तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं होगा, है ना भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब ये क्या, 2 से हो सकता है, 4 से नहीं हो सकता है। अब मेरे पास 6 और 2 बच गया। ठीक है, समझ रहे भाई मेरी बात को। तो ये दो ऑप्शन मैं काट दूंगा इसी की हेल्प से। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू 3 रख के एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने n अगर मैं बाहर ले लूँ तो मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ चीज को, n स्क्वायर माइनस 1, है ना। समझ पा रहे हो भाई बात को। अब मैं n की वैल्यू 3 लिया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से एक गया 8, 8 दिया 24। ये मेरे पास 24 है। अब मैं देख रहा कि 2 भी काम कर रहा है, 6 भी काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या आइडिया लगा सकूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या 6 ही शायद होगी, 2 छोटी संख्या, इसलिए मैं 2 को धीरे धीरे मेरे मन में एक आइडिया सेट हो गया माइंड में कि भाई ये शायद 6 आंसर होगा। एक वैल्यू और चेक कर लेता हूँ 4, फिर मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाऊंगा। ठीक है, मैं n की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से रखता हूँ, 3 ना रखे 4, 4 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा भाई 16, और 16 में से क्या 15 चौका 60। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये n एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक वैल्यू में सेटिस्फाई कर रही है अब चीज़ को। ठीक है, तो मुझे पता लगा मेरा n की वैल्यू 6 होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हो तो n की वैल्यू रख रख के आप ट्राई कर लोगे, और यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाएंगे भाई। आप एक बार इस क्वेश्चन को करो भाई ट्राई। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होगा। ठीक है, आप कभी भी ये मत सोचना कि किस वैल्यू की बात हो रही, आप कोई भी वैल्यू, जो भी चीज होगी वो हर एक वैल्यू पे ट्रू होगी, बिल्कुल सत्य होगी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं कोई भी संख्या मान लूंगा इनके बीच में ना, मैं कोई भी संख्या मान लूंगा तो उसके लिए 100% ट्रू होगी चीज मेरी, है ना। चलो समझते हैं भाई एक बार, है ना। मैं क्या बात बोल रहा आपसे, उस चीज़ को एक बार ध्यान से देखेंगे। मैंने ना इनके बीच में संख्या मैंने सबसे पहले 101 ही मान लिया ना, इनके बीच में पड़ेगी ना भाई, इनके बीच में पड़ने वाली आप कोई भी संख्या मान सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया 101 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल, इनके अंकों को अगर मैं जोड़ दूं 1 + 0 + 1, ये आ गया 2। समझ रहे हो भाई कि 2 कैसे है, अंकों को जोड़ना है। ठीक है, वो बोल रहा है कि किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटा दो। अंकों का योगफल आया 2, मैंने संख्या में से घटा दिया तो मुझे पता लगा कि मिला 99।
अब 99 किस चीज से डिविजिबल है? मैं देख रहा हूं कि 2 से नहीं है, 6 से नहीं है, ठीक है भाई, और भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई 5 से नहीं है। तो ये पहले में ही मुझे झटके के अंदर आंसर मिलेगा कि मेरा 9 से डिविजिबल होगा। मैं एक दो वैल्यू से आपसे ट्राई करके दिखा देता हूँ आगे, ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं 101 ना मान के मान लो कि मैं 102 मान लेता, भाई हो सके ना कि आपके माइंड में 102 आ जाए, 103 आ जाए, चलो 103 आ गया आपके माइंड में, तो भाई संख्या तो मेरी 103 बन गई। अब अंकों का योगफल 3 + 0 + 1 4 बन गया। अब अंकों के योगफल को मैं इसमें से जब माइनस करूंगा तो मुझे फिर से 99 ही मिलेगा। तो यानी ओवरऑल जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट ऐसी संख्या रही होगी जो 9 से डिविजिबल होगा। मैंने मान लिया कि 999 मान लिया मैंने, तो लो भाई, इनके बीच में तो पड़ता ही है, भी तो इनके बीच में ही पड़ेगा ना भाई। और अंकों का ऊपर 9 या 27 में से 27 घटा दो भाई, लो घटाओ भाई, 9 में से 7 गया 2, और भाई 9 में से 2 गया 7 और 9, आप जोड़ लो अंकों के 7 8 9 9 और 9, ये भी कट जाएगा 9 से, है ना। ये भी 9 से डिविजिबल है। यानी कि देखो आप बोल दो कि ये तो 2 से भी है, लेकिन मैंने 2 3 ट्राई करे तो 2 इसके अंदर नहीं आया। जो कोई एक और चीज मिल जाती है वो किसी और के अंदर फेल हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सल क्या चीज है? नो। हर एक बार 9 से जरूर कट रहा है। तो यही चीजें पूछ रहा है कि हमेशा किससे होगा? डिविजिबल बाई 9। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने होंगे तो अपनी साइड से आप वैल्यू एज्यूम करके कर सकते हो, ठीक है। यही आज का मैसेज था आपके लिए, ना, यही चीज सिखानी थी। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है भाई। आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे नंबर सिस्टम के अंदर, है ना, लेकिन मुझे बताना क्या है, मैं वो चीज़ बता के जाऊंगा अब आपसे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक ऑप्शन ना ABCD E भी हो जावे, एक मिनट, मैंने अपनी साइड से एक ऑप्शन E भी डाल दिया, C&D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ एक बार। जी हाँ, आपने एक चीज पढ़ी होगी हमेशा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आवे, कोई संख्या 221 से विभाजित किया तो शेषफल 64 आ गया, तो उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? आपने ये चीज आपके टीचर्स लोगों ने भी हमेशा, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा बेसिक, मेरे साथ तो प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आपने बेसिक पढ़ा होगा तो एक चीज बताई गई कि ये 64 है ना, आप क्या करो, इस शेषफल को इस वाले से भाग दे दो, है ना। 13 से विभाजित करना ना मुझे, भाई मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे पहले वाला शेषफल था ना, मैं अब मेरा नया डिवाइजर क्या उससे भाग देगा, जो भी मुझे रिमाइंडर मिला वही मेरा आंसर होगा। देखो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 में चला दूं तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिल गया बताओ? 4 में से 2 गया 2, और ये आ गया 12, ठीक है। तो मुझे 12 मिल गया भाई, तो मैं 12 आंसर लगा दूंगा। ये बिल्कुल सही भी है ना। या फिर आप निगेटिव रिमाइंडर भी चेक कर सकते हो, 13 पंजे 65 आ गया, ये तो ज्यादा हो गया, अब -1 बचा। और मैंने बता रखा है आपसे भाई, रिमाइंडर की कहानी क्या है भाई, आपका अगर माइनस का 1 आ गया और 13 से आप भाग दे रहे हो तो एक आंसर आपका प्लस का 12 आ जाएगा, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर प्लस का 12, क्योंकि डिवाइजर के टोटल के इक्वल होते हैं आपके निगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो आप मुझे ये आंसर दे दो कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए ये बात आपकी समझ में आई है। ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने है तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है, एक मिनट भाई, ये आपने समझ लिया ना अच्छे तरीके से, ठीक है ना भाई। अगर आप ये समझ रहे तो मैं अब जो मुझे बताना था, जो मैसेज मुझे कन्वे करना है, एक बार मैं उसे दे देता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसे क्लीन कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए मेरी बात को भाई। आपको ना कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर आते हैं पेपर के अंदर, तो आप हमेशा एक चीज को ध्यान से देख लियो भाई, है ना। ये 200 मैं कब कर पा रहा हूँ, कब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, जब मैंने कि 221 था ना मेरा, हम हमेशा इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका रोल होता है, ठीक है। मैंने देखा कि भाई 13 जो है, जो मेरा नया डिवाइजर आया ना, क्या ये इससे डिविजिबल है? यस। अगर ये डिविजिबल है तभी मैं अपना आंसर दे पाऊंगा भाई, ठीक है। मैंने देखा कि 13 ही कम 13, 13 सत्ते 91, 17 बार कट जाएगा, ठीक है। अगर ये डिविजिबल है तभी मैं इस प्रक्रिया को आगे कर पाऊंगा कि मैं इसका जो रिमाइंडर था ना 64, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? 13 से, ठीक है। मैं तभी अपनी प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना कभी अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन ना होगे, कंडीशन आप इस चीज को इग्नोर करते हो ना, कभी भी इसे इग्नोर मत करा करो भाई। इसका रोल होता है क्वेश्चन के अंदर। देखो मान लो मैंने संख्या दे दिया, ये यहाँ पे सारा क्वेश्चन सेम होता है, यहाँ पे 221 की जगह 220 होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होता है, कोई संख्या 220 से विभाजित करने पर 64 शेषफल देती है, ठीक है भाई। यदि वही संख्या 13 से विभाजित की है तो शेषफल क्या होगा? आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप सीधा भाग दे दोगे, और आप क्वेश्चन गलत कर दिया होगे, ठीक है। आपके ऑप्शन में अगर कभी भी C&D है
सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, नहीं बताया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। तो फिर आप जरूर देख लेना भाई। मान लो कि 220 है, तो मैंने जब 13 से भाग दिया ना, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई ये डिविजिबल नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो सी एंड डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी आप इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे चीज़ बतानी थी वो चीज़ आप समझ पाए क्या भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। चलिए भाई बताओ, दो संख्याएं 17 से विभाजित करने पर 13 व 11 शेषफल देती है, ठीक है। मुझे नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं है भाई, ठीक है। मैं नंबर अपनी साइड से मान लूंगा। देखो मैं कैसे मान लूंगा, देखो मैंने नंबर को 17 से भाग दिया तो मुझे 13 रिमाइंडर मिलता है भाई, ठीक है। चलिए समझिए भाई, 17 से विभाजित किया, दो संख्या 17 से विभाजित कर रहा भाई मैं ना, ये मेरी संख्या है मैंने मान लिया। और दूसरी संख्या को मैंने जब 17 से विभाजित किया तो मैंने मान लिया कि ये मेरी कोई संख्या रही होगी, ठीक है। मैंने माना कि भाई मेरी टेबल ना एक बार ही चली और मुझे रिमाइंडर क्या मिला, पहली बार के में 13 मिला, और दूसरी बार भी मैंने माना कि एक ही बार चलाई मैंने, क्योंकि मैं छोटी वैल्यू मान लूंगा ना तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा मुझे भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि इधर 11 मिला होगा, तो 17 एकम 17, ये आपका भाज्य है ना जिसकी बात हो रही, जो संख्या है 17 एकम 17, 17 और फिर इसमें आप शेषफल जोड़ दोगे तो यानी ये संख्या मेरी अगर 17 और 13 30 रही होगी। अपनी साइड से मैंने पहली संख्या 30 मान ली, दूसरी संख्या 17 एकम 17, 17 और 11 28, मैंने मान ली कि दूसरी संख्या 28 है। ये मेरा सेकंड नंबर मान लिया मैंने भाई, ठीक है। पहला नंबर मैंने 30 मान लिया और दूसरा नंबर मैंने मान लिया कितना, 28 मान लिया, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखियो भाई, क्या इसके अंदर कंडीशन मेरी जो है अप्लाई हो रही है भाई। देखो मैंने बोला 17 से विभाजित करने पर 13 बचते हैं, 17 एकम 17, एक बार अगर चला हो 13 रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, होगी क्या कंडीशन वेरीफाई। 17 से विभाजित करने पर 11, 17 एकम 17 और 11 बचेगा अगर मैं घटाऊंगा जब, ठीक है। तो मेरी मैंने मान लिया कि संख्याएं दोनों 30 और 28 है। अब दो मल्टीपल भी ले सकते थे यहाँ पे, तीन भी, कुछ भी ले लेते, लेकिन संख्याएं बड़ी होनी शुरू हो जाती, तो मैंने सबसे पहले वाली ले ली, ठीक है। तो 30 और 28 संख्या है। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि इन संख्याओं के योग को, अब इसका आप योग निकालोगे जब, तो इसका योग कितना आ गया भाई, 30 में आप 28 जोड़ोगे तो 58 मिलेगा आपको भाई, 58 मिलेगा। और 17 से विभाजित करो तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा जब मैं इसे 17 से विभाजित करूंगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा, फिर मुझे निगेटिव रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा 17 तिया 51, ठीक है। तो 3 बार मैंने चलाया तो 51 मुझे मिल गया और 7 मेरा आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 17 तिया 51, 3 बार तो मेरी टेबल चल जाएगी, और बचा 7, 58 तक जाने के लिए 7, ये मेरा रिमाइंडर है और यही मेरा आंसर है क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये मेरा ऑप्शन है। तो आप ऐसे अपनी तरफ से चीजों को एज्यूम कर सकते हो और क्वेश्चन को कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ रही होंगी चीजें धीरे धीरे, है ना। और आप देख रहे होंगे कि आप हर एक सेट में धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया और आपकी नॉलेज भी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन भी बढ़नी शुरू होगी हर एक सेट के साथ, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाओ भाई। इस स्पेलिंग को भाई इग्नोर कर देना, सहारनपुर की गलत है स्पेलिंग, ठीक है। पर क्या ही फर्क पड़ता है भाई, धीरे धीरे हम चीज़ों को सुधार लेंगे। जब अगली पीपीटी तैयार करेंगे ना धीरे धीरे, तो ये वाली चीज़ मिस्टेक है अभी सही कर देंगे। अभी बच्चों का कमेंट आया था कि यहाँ पे नंबर डाला और मैंने डाल दिया ना भाई, 5वें नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हो अभी, है ना। चलिए भाई करें क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर है आपका। 9 की पावर 90 को 7 से विभाजित किया है तो शेषफल कितना होगा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन और लिया वैसे ही, ठीक है। ये देखो आप पहले आप इस वाले को करो एक बार, है ना। आप कहोगे कि भैया जी आपने तो एक चीज बताई थी हमें, क्या बताया था आपने, तो ये वाली चीज बताई अभी तक मॉक के अंदर, पिछले मॉक के अंदर आपने तो ये चीज अभी तक बताई हमें कि भाई ये है और इसकी पावर इतनी है और मैं 91 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर क्या है कि 91 से जब मैं भाग दूंगा तो माइनस का 1 आएगा और -1 की पावर 100 है, और ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो ये माइनस का होने के बाद भी इवन नंबर होने की वजह से प्लस का 1 आ गया और यही मेरा रिमाइंडर आंसर है। जी हाँ मैंने बताई भाई, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताई कि आप देख सकते हो कि आप 91 से जब डिवाइड करोगे तो एक माइनस का आएगा और -1 की पावर 100 है, ठीक है। तो माइनस की पावर इवन होना कभी भी क्या है, इवन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और -1 की आप कितनी मल्टीप्लाई करो आपको 1 मिलेगा, और इवन होने की वजह से प्लस का 1 मिलेगा, तो प्लस का 1 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है।
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने पंगा क्या है भाई, आप देख रहे कि भाई 9 की पावर तो है 90 इस बार, और इस बार आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो चैलेंज फिर से जुगाजू है, ठीक है, आपके सामने। लेकिन क्या है, आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, या तो आप देखो दो तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप 7 के फॉर्मेट में 9 का कोई मल्टीपल सोच पा रहे होगा, ठीक है। मैंने देखा कि 9 अगर मैं 7 से काटूँ तो 2 बच गया, और 2 की पावर 90, ये भी खुद में बड़ा टास्क है, ठीक है। मैंने देखा कि 7 की पावर अगर मैं 2 लूँ 81, तो 7 से मैं जब उसे काटूंगा तो वो भी बड़ा टास्क है, ठीक है। 4 बचेगा, 4 की पावर लगेगी तो वो भी बड़ा टास्क है, 90 पावर को सोल्व करना, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ तो मेरे माइंड में है कि क्यों ना मैं 7 का क्यूब 9 का क्यूब चलूँ, ठीक है। तो मुझे मिला 729, यानी क्यूब बनाने के लिए मैंने क्या करा होगा भाई, मैंने क्या करा होगा, मैंने 3 अंदर ले लिया होगा ना 90 में से, और अगर मैंने 3 अंदर ले लिया होगा तो 30 बच गया ना भाई ऊपर, ठीक है। और नीचे है मेरे पास 7, ठीक है। 7 ही कम 7, 7 चौक 28, तो अब आया 1 की पावर 30, और पॉजिटिव की पावर कितनी भी हो तो वो पॉजिटिव ही है, और इवन ऊपर से आ गया तो इवन आ गया मेरा रिमाइंडर, ठीक है भाई। तो मैंने लगा दिया। एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका आपके पास ही हो सकता है, या फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका मैं आपसे बता देता हूँ भाई, ठीक है। 9 की पावर 90 मैंने 7 से ही काट दिया, तो मुझे क्या मिला रिमाइंडर भाई, 2, 7 एकम 7, और 2, 2 की पावर 90, और ये बटे में 7 है। अब आप इसे कैसे डील कर रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं 2 से क्या बना सकूं, 8 बना सकूं, ठीक है। वो 7 से +1 होता है, ठीक है। मैंने 8 बनाने के लिए क्या 3 अंदर लेना पड़ेगा क्या, तो बाहर बचाएगा 30, और ये 7 है। तो आप नोटिस करोगे 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, एक रिमाइंडर आ गया, और 1 की पावर इवन नंबर, ठीक है। 1 की पावर 30 होने की वजह से रिमाइंडर आ गया मेरा 1। आप किसी भी तरीके से करो, आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना। अब ये क्वेश्चन देखेंगे भाई एक बार, आप सभी ट्राई करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। नियम वही है भाई, सेम टू सेम। आप क्या करोगे, लेक्चर को बीच में रखोगे, अटेम्प्ट करोगे, अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन देख लोगे, सीख लोगे वहाँ से जो जो चीज़ें बताई गई, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो बढ़िया बात है भाई, ठीक है, वेल गुड। भाग के 1% में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो भाज्य का मान ज्ञात करो। देखो भाई क्या होता है, कोई भाग का क्वेश्चन है ना, मैं दिखा देता हूँ आपसे। एक भाग दे के छोटी सी, मैंने 5 से भाग दिया, किसे, 7 को। तो मैं देखूँ 5 एकम 5, और ये जो नीचे आ गया मेरा 2, यही मेरा शेषफल है, इसको बोलते हैं शेषफल। ये जो आता है ये मेरा भागफल है, कितना मल्टीपल चीज चला पाया पूरा टेबल अपना, ठीक है। ये भागफल है, ठीक है। और ये होता है जिससे भाग दे रहे हो आप, ये होता है भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हो वो होता है भाज्य। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के अंदर है तो ये आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, देखो ये 7 है, मैं 7 लेके आना भाई मुझे, मैं कैसे लेके आऊंगा 7, ये कैसे है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और जो शेष फलता मैं इसमें जोड़ दूं तो आप नोटिस करोगे कि 7 मिल जाएगा आपको भाई, ठीक है। तो मैं सब लैंग्वेज देता हूँ इस चीज को। 7 क्या था मेरा, देखो भाज्य, भाज्य था 7, ठीक है भाई। ये मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, मैंने भी स्टार्ट नहीं किया, मैं रिलेशन बता रहा हूँ कि क्या चीज है। क्वेश्चन तो 2 लाइन का है फिर ये, ठीक है। मैं एक बार, क्योंकि भाई 30 सेट के अंदर सब कुछ समझाना भी है और करवाना भी है, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होगा, देखो 5 क्या है, भाजक, भाजक। 1 क्या है आपका, भागफल। 2 क्या है आपका, शेषफल। तो मैंने एक रिजल्ट निकाल दिया ये वाला, ठीक है। भाज्य जो है आपका बराबर होता है किस चीज के, भाज्य जो है आपका बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है भाई। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो चीजें आपके लिए आसान है, ठीक है। और ये आपको प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ भाई, मैं इसे मिटो देता हूँ। ये समझाने वाली चीज़ है, मैंने समझा दिया कि क्या रिलेशन और कैसे बनती है, ठीक है। इसकी भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अपनी साइड से एग्जाम्पल लिया था ना। और ये रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए भाई। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए भाई, अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई टास्क नहीं रखता भाई अपने आप में, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ठीक है।
इसमें क्या कहा इसने, भाग के प्रश्न में विभाजक, मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा भाजक को, मैंने भा लिख दिया, चलो मैं लिख दूंगा, ठीक है, भाजक भागफल और ये शेषफल। अब देखो क्या रिलेशन इनके अंदर है भाई, है ना, भाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है, भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, अगर भागफल मेरा 1 है तो मेरा भाजक 3 होगा भाई, ये बताओ रिलेशन है क्या इसके अंदर, ठीक है सर। चलिए, तथा शेष फल का 6 गुना है, ये जो है ना मेरा भाजक शेष फल का 6 गुना है, ठीक है, अगर मेरा भाजक 1 होता तो ये 6 गुना होता। अब मैं इनका कंबाइंड रेशो निकाल सकूँ क्या इन दोनों से, मुझे भाजक भागफल और शेष फल का क्या रेशो मिला, देखो यहाँ पे मैं भाजक को 3 बोल रहा हूँ और यहाँ पे बोल रहा हूँ 6, तो मैंने सेम कर दूंगा, कैसे करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 2 से यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो एच का 3 का 1 के साथ, तो 3 में करी तो मुझे 1 में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा भाजक 6 बन गया, मेरा भागफल 2 आ गया और मेरा शेषफल है 1, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक, ये रिलेशन अगर आप बना पाए तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से शेषफल 1 आया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखियो शेषफल तो 2 है, यानी डबल चल रहा है। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 1 मिनट की वैल्यू 2 आ गई भाई, ठीक है, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4, 6 की वैल्यू कितनी रही होगी, 12, और ये रिलेशन आपको याद है ना, भाजक इंटू भागफल, 12 चौक 48 प्लस शेषफल प्लस 2 50, 50 क्या आ गया मेरा, जिस चीज को डिवाइड किया जा रहा भाज्य, ठीक है, यानी 50 आप आंसर लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये कुछ भी चीज आपको नहीं करनी थी, आपको रेशो मेंटेन करना था, और आपका 1 2 3 3 लाइन का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। बताओ ये चीज आपको समझ आई भाई, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, आप इसे ट्राई करो एक बार क्वेश्चन को, ट्राई करो भाई क्वेश्चन को। देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 19 35 59 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, कभी भी समान शेष बचे, इस तरीके की कंडीशन आपकी होगी ना, समान शेष बचे, तो मैं आपसे एक तरीका बता क्या करना आपको, ठीक है। एक तो आप बाई ऑप्शन जा सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आप बाई ऑप्शन क्वेश्चन को कर सकते हो बिल्कुल, है ना, लेकिन मेथड क्या बोल रहा है आपका, ठीक है, ये आपके पास 3 संख्या है, आप क्या करो, इन तीनों संख्या को एक दूसरे में से घटाओ, यानी डिफरेंस निकाल लो आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया 59, समझो बात को बहुत ध्यान से देखिए भाई, 59 मैंने ले लिया, अब मैं 59 में से किसे घटा देता हूँ, एक बार मैंने 35 को घटा दिया, फिर मैंने 59 में से किसे घटा दिया, 19 को घटा दिया, अब मैं 35 में से 19 को भी घटा सकता हूँ, मैं जहाँ पे भी पॉसिबल ट्राई है मैं करूँगा, ठीक है। मैं 35 में से इसे भी तो माइनस कर सकता हूँ भाई, मैंने डिफरेंस ले लिए, हर बार मैंने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, जो भी पॉसिबिलिटी बनी मैंने लिख दी, इनके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना जी। तो आप क्या करोगे, अब निकाल लो इनका डिफरेंस, ये आ गया 4 to 24 आ गया, ठीक है, ये आ गया 0 और ये आ गया 40, 40 आ गया आपका, ठीक है। आप निकाल लो, ये निकलेगा 6 और ये 2 में से बन गया 16, ठीक है भाई, 24 40 और 16 आ गया आपके सामने, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा था, तो वो वाली कंडीशन आपको लगानी, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो डिफरेंस करके रिजल्ट आए ना 24 40 और 16, आपको इनका HCF निकाल देना, ठीक है भाई, और HCF ही वो वैल्यू होगी आपकी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होगी, ठीक है। मैंने देखा कि HCF निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे छोटे वाली या कोई भी 2 संख्या पकड़ लो जिनके बीच का डिफरेंस कम से कम हो, ठीक है। ये देखो मैंने देखा कि इनका डिफरेंस 8 है, 8 मैंने डिफरेंस निकाला कि 8 ऐसी संख्या है कि सबको काट देगी, 8 तिया 24 8 पंजे 40 8 दूनी 16, ठीक है, हाँ जी 8 मेरे पास एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी, ठीक है, तो मैंने लगाया मेरा आंसर 8, ठीक है भाई। ये प्रॉपर मेथड है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। कभी भी समान शेष बचे तो आप संख्याओं का डिफरेंस निकाल लोगे, और जो डिफरेंस निकाल के वैल्यू मिली आपको, आप उनका HCF निकाल लोगे, यानी मैं से, ठीक है। अपने तरीके से मैं से निकाल लेना कैसे भी करके, ठीक है, मेरा तरीका ये है भैया ना, मैं 2 नियर बाई संख्या का डिफरेंस करता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि उस संख्या से
सारी संख्या कट पा रही है, अगर नहीं कट रही होगी तो मैं उसे फिर एक बार आगे ब्रेक करूंगा, ठीक है, फिर चेक करूंगा, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या में अपना आंसर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने बताया 8, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका है आपका ऑप्शन, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही आपके लिए भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है, आप खुद भी करके देखोगे उसे, उसे मैं होमवर्क कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर बता दिया। प्रैक्टिस के लिए भी मैंने शायद एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। चलिए एक बार कर लेते हैं भाई, ठीक है। 19, 35 और 59 को भाग देने पर समान शेषफल प्रत्येक कंडीशन में बचने से, मैंने सबसे पहले देखो भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक, मान लो कि मैंने नहीं पता कि मेरा आंसर 8 है। आप जब चेक करोगे तो आप सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाओगे, आपको 9 लिया आपने, आपने चेक करा 19 को, आपने देखा 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर बच रहा 1। फिर आप 9 से जब 35 को दोगे, आप देखोगे 9 चौक 36 माइनस के 1 यानी 8 रिमाइंडर आ गया प्लस का, माइनस का 1 आया था, 9 चौक 36 हो गया माइनस 1, तो प्लस का आएगा 8 रिमाइंडर, ठीक है। तो भाई ये तो अलग अलग यहीं पे आ गए, तो मैं चेक ही नहीं करने का, सेम आने चाहिए थे ना, ठीक है। तो मैंने इस आंसर को मार दिया काटा, ये मेरा क्या है, गलत आंसर है, ठीक है। तो अब मैं गया सेकंड ऑप्शन की तरफ भाई, ठीक है। मैंने करा सेकंड ऑप्शन को ट्राई। अब मैंने जब सेकंड ऑप्शन को देखा, मैंने देखा कि भाई 19, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 8 चौक 32, 33, 34, 35, 3 रिमाइंडर बचेगा। 8 से इसे ट्राई करो, 8 37, 56, 57, 58, 59, 3। तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कहाँ पे सेम मिला आपको भाई, आपको मिला इस नंबर पे रिमाइंडर सेम, ठीक है। 8 से आपको मिला रिमाइंडर सेम, तो 8 ही क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। और मैं आगे चेक भी नहीं करता क्योंकि अगली दो संख्या इससे छोटी है, अगर हो भी गा ना तो सबसे बड़ी तो 8 ही होगी, ठीक है, वैसे होने का नहीं है, ठीक है। तो मेरा 8 क्या होगा भाई, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। ये आपके लिए HW है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करके दिखाओ भाई एक बार। दो संख्याओं का मैस है और उनका लैस है 21 और 84 दिया, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1 रूप अरे तो संख्या में बड़ी संख्या बताओ, ठीक है। देखो भाई, आपका लैस क्या होता है, एलसीएम, है ना। आपका एलसीएम क्या होता है, HAB, है ना। HAB एलसीएम कितना दिया 84, और ये H क्या दिया 21, HCF 21, और A इंटू बी के बराबर है, A इंटू बी के बराबर है, ठीक है। अरे ठीक है, आपने देखो 21 में से काट दो, 21 चौक 84, तो A इंटू बी का मल्टीपल मुझे कितना मिलना, 4, ठीक है। और उसने तो बताया ना कि जो अलग से संख्या है उसका रेशो भी 1:4 ही है, तो 1 और 4, मैंने मान लिया 1 चौका 4 ही होगा, तो यही चीज़ मुझे मिल रही भाई। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, 1:4। तो उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या का प्राइम वैल्यू क्या रही होगी 4, और 21 आपका HCF रहा, तो 21 चौक 84, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 84 रही इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये रहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो मैं बिल्कुल डिटेल से बता देता हूँ सारी चीज़ें मैंने करा क्या भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो आपका हुआ, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है वैसे ही, है ना, लेकिन देखो अंडरस्टैंडिंग आपको सिखानी भी तो है ना मुझे। देखो मैंने मान लिया कि आपकी संख्या, पहली संख्या जो है ना N1 मान ली मैंने भाई, और दूसरी संख्या मैंने मान ली N2, ठीक है। और संख्याओं के अंदर क्या होगा, HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन होता है, क्या मैंने मान लिया कि वो H है, ठीक है। वो संख्या ही आपकी है H, वो जो कॉमन एरिया है ना वो H है, कॉमन पोर्शन है। मैंने मान लिया कि इसके साथ में A मल्टीपल है और इसके साथ में B, ये उसके अदर दो फैक्टर बचेंगे ना जो, ठीक है। मान लो कि इस क्वेश्चन के अंदर भी 21 चल रहा था, एक तो 21 ही कम 21 था,
और एक 21 चौक 84 था, ऐसे ही तो था। ये आपका HCF था और ये A और B दे रखा उसने उसने बोला हुआ है ना भाई, देखो दो संख्याओं का अनुपात है 1:4 है, ठीक है। रेशो तो यहीं से मिला हुआ है, तो कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर है, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ पे चलती है आपकी, ठीक है। इसी से बने हुए रिजल्ट हैं। कभी मौका मिला ना तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे भाई, आप रिस्पॉन्स दिखाओ बस वीडियोस के अंदर, ठीक है। मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाली कहानी है सारी की सारी। अब देखो ये मेरे पास दो नंबर है, अगर इनके HCF की बात करी जाए, HCF की बात करी जाए तो आप नोटिस कर रहे होंगे जो कॉमन होगा वही होगा, तो यानी H, ठीक है। और LCM क्या होता है आपका? LCM होता है जो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी HCF उसे लो और जो पोर्शन बच जाता है उसे उठा लो। अब बच गया क्या? A और B, इसके अंदर A बच गया, उसके अंदर B, HAB, मेरा LCM आ गया HAB, ठीक है। आप देखो संख्याओं का योग पूछा जाए मेरे से कभी भी N1 + N2, तो आप नोटिस करोगे H बाहर आ गया, HA + HB होना तो H मैंने बाहर ले लिया, A + B। कभी अंतर पूछा जाए तो क्या है? HA - B। तो इस तरीके से चीजें होती हैं भाई, सीधा डायरेक्ट जो भी चीज दी गई ना, आप इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले रहे हो तो कंपैरिजन करो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे अपने, ठीक है। समझ रहे हो भाई? समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो मैंने यही चीज करी थी यहाँ पे, मैंने देखा कि भाई लघुत्तम समापवर्त मेरा और मेरा HCF 21 और ये 84 दिया मुझे, ठीक है। यानी मेरा 84 जो है ना LCM, वो किसके बराबर होता है? HCF 21 और जो बच जाते हैं दो फैक्टर उनका मल्टीपल A × B। तो भाई यहाँ से मेरा क्वेश्चन हो गया। तो मैंने देखा 21 चौक 84, यानी A × B जो है ना मेरा भाई 4 आने वाला, और इनका रेशो भी क्या है? 1:4 ही दे रखा, ठीक है। अगर मैं गुना करूँ तो तब भी 4 ही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो A और B एग्जैक्ट वैल्यू भी 4 ही है मेरी, ठीक है, 1 और 4। अब क्या होता है? N1 क्या होती है आपकी पहली संख्या और N2 होती है आपकी दूसरी संख्या। तो मैं दोनों संख्या आपसे निकाल कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो HCF की जब मैं 1 में गुना करूँगा तो पहली संख्या मिलेगी, और HCF की जब मैं 4 में गुना करूँगा दूसरी संख्या मिलेगी। 21 ही कम 21 और 21 चौक 84, ठीक है। बताओ भाई मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या यहाँ तक? ये चीज क्लियर है क्या भाई? तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मुझे एक बार। ठीक है भाई, चलो करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो बीच में कॉल बहुत परेशान करते हैं, इस चीज का कोई सॉल्यूशन बताओ मुझे। देखो भाई, वह संख्या जिसका वर्ग इनके वर्गों के अंदर के बराबर है, यानी कोई संख्या होगा उसके वर्ग की बात हो रही है। मैंने मान लिया वो संख्या A है और इसके वर्ग की बात हो रही, ठीक है। इसका वर्ग निकलेगा, है ना। कैसे निकलेगा? इनके वर्गों के अंदर के बराबर है, यानी 50 का स्क्वायर और 48 के स्क्वायर के अंतर के बराबर है। तो भाई A² का मान मिल जाएगा मुझे। तो A² कितना मिलने वाला? तो ये वर्गांतर का फॉर्मूला है क्या? A² - B² जो होगा A + B और A - B के बराबर। तो मैं लगा दूंगा A + B और A - B इसके अंदर। इंप्लीमेंट करो भाई इस चीज का।
50 और 48 जब जोड़ूंगा तो 98 आ गया। जब 50 में से 48 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इनका मल्टीपल आ गया 196, और 196 किसके बराबर चल रहा है, a² के। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बताओ, 14। a का मान आ गया 14, ठीक है भाई, a की वैल्यू आ गई 14। ये करके दिखाओ एवरेज का क्वेश्चन भाई। ये करो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 11 है, यदि उनमें अगली 3 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो सभी 8 संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। बताओ भाई, करें। देखो सबसे पहले तो 5 क्रम, ये क्वेश्चन इजी है तो मैं ना यहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं ना देखो डायरेक्ट आंसर दूंगा इसका। क्रमागत लगातार आने वाली संख्या है बिल्कुल। देखो 5 का तो 11 पता मुझे भाई, ठीक है, तो 11 पता 5 का, तो ठीक है, 5 संख्या का औसत 11 है भाई। अब देखो अगली 3 संख्याएं आ गई ना मेरे पास, ठीक है, अगली 3 संख्याएं आने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे तो 11 लिख रहा है, वहाँ पे n है, तो आप इसे n कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि ऑप्शन भी n के अंदर है। ये 11 ना हो गया ना मेरा, n है भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे से, n तो था 5 संख्याओं का। अब देखो अगली 3 संख्याएं शामिल करी ना, अगर क्वेश्चन लगातार आने वाली संख्याओं में है ना, अगर 10 संख्याएं जुड़ी ना अगली आने वाली, तो एवरेज के अंदर 5 बढ़ेगा, आधा बढ़ता है, ठीक है। अगर अगली 50 संख्याएं बढ़ी ना तो एवरेज के अंदर ओनली 25 बढ़ेगा, अगर संख्याएं लगातार आने वाली हो, ठीक है। लेकिन अगर संख्याएं इवन और ओड यानी सम और विषम हो तो आप क्या करोगे, अगर 50 बढ़ाया ना आपने तो एवरेज भी n+50 हो जाएगा। अगर आपने 100 बढ़ाया ना तो एवरेज भी n+100 बढ़ जाएगा, ठीक है। इवन और ओड दोनों के लिए सेम चीजें अप्लाई, क्योंकि वो 2 के डिफरेंस पाती है, ठीक है। एक संख्या मान लो कि 2 थी, अगली संख्या आने में 4 आएगी तो 2 का गैप लेकर आएगी, और 2 से जब मैं डिवाइड भी करूंगा ना एवरेज निकालने के लिए, तो मुझे तब भी अपना एक संख्या बढ़ी तो 1 दे के जाएगी, ठीक है। समझ रहे बात को भाई। लेकिन यहाँ पे क्या हो, गैप लगातार है, यानी 1 से 2 आने के लिए 1 बढ़ा, और जब 2 से डिवाइड करूँ तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 बढ़ने पर 1 बढ़ता है अगर लगातार आने वाली संख्या। तो मैं कुछ नहीं करने का भाई, मेरे ये चीज़ अगर मुझे याद है ना तो मैं n देखूंगा, और कितनी संख्या बढ़ी, 3 बढ़ी तो 1.5 बढ़ जाएगा भाई। तो ये मेरा आंसर है भाई, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर दे सको, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत n है और अगली 3 संख्याएं ली तो n प्लस, मैंने बताया इवन और ओड कोई भी हो तो आप प्लस जितनी संख्या करोगे उतना ही ऐड करोगे, यानी n+3 आंसर होता, ओड हो चाहे इवन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे था लगातार आने वाली संख्या, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने अगर 3 संख्या आई तो मैंने सिर्फ 1.5 बढ़ाया, तो n+1.5, ठीक है। चलो मैं इसे दिखा देता हूँ आपसे, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है। मैं कोई भी संख्या मानेगा ना आपसे, इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये तो मेरा भाई n है, ये तो मिस्टेक से लिखा हुआ है भाई, मिस्टेक है ना, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ भाई, मैं n को ना इग्नोर कर दूंगा थोड़ी टाइम के लिए। मैंने मान लिया ना 5 संख्या मेरी 1 2 3 4 5 है लगातार आने वाली, 3 4 5, तो समझो मेरे हिसाब से एवरेज 3 है क्या भाई, लेकिन क्वेश्चन में मान लो इसे ही n दिया हुआ है। अब 3 संख्या में अगली बढ़ा दूं, अगर 5 यानी 6 7 8, ये मैंने अगली 3 संख्या ऐड कर दी, ठीक है। तो अब देखो संख्या कितनी होगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज जब मैं सब बीच में हो तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर, एवरेज मेरा यहाँ पे होगा कहीं पे, 4 और 5 के बीच में क्या होगा 4.5। तो 3 में कितना बढ़ा आप देखो भाई, 1.5 का इंक्रीजमेंट हो गया क्या भाई, 1.5 बढ़ा। अगर पहले 3 था, 3 की वैल्यू अगर n है तो कितना बढ़ गया 1.5। तो आप कोई भी संख्या माने क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली निकाल सकते हो, ठीक है। बताओ भाई n+1.5, चलो भाई ये करके दिखाओ एक बार। 5 क्रमागत संख्याओं को औसत 250 है, यदि इनमें सबसे बड़ी संख्या था सबसे छोटी संख्या को 0 से बदल दिया जाए, ठीक है, यानी संख्याएं 0 से चेंज कर दी मैंने, तो नया औसत ज्ञात करो। देखो भाई सबसे पहले आपको क्या पता, 5 संख्याओं की बात हो रही, 1 2 3 4 5, तो ये 250 दिया आपसे, लगातार आने वाली है क्या, हाँ जी, तो ये मेरी 249 होगी, और ये होगी 248, ठीक है भाई। ये होगी मेरी कितनी 251, और ये होगी 252, ठीक है भाई। वो कह रहा कि आप ना संख्याएं तो 5 भी है, मान लो कि रन बनाए किसी ने, या कोई किसी बिजनेस के अंदर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट थी ये 250, ठीक है। लेकिन वो कह रहा कि ये वाले बंदे ना, बंदे तो मौजूद हैं
लेकिन एवरेज के अंदर ही सिर्फ जीरो का योगदान दे रहे। बंदे तो 5 है लेकिन एवरेज के अंदर सिर्फ जीरो का नुकसान योगदान दे अब 2 बंदे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जीरो से बदल दिया। ठीक है, अब मेरा टोटल कितना बन रहा होगा? आप नोटिस करो कि भाई एक एक्स्ट्रा एक इतना इधर कम हो गया, तो मेरा 750 बनेगा क्या तीनों का टोटल? अब मेरे पास टोटल तो सिर्फ 750 है, लेकिन लोग कितने हैं बताओ? लोग तो अब भी 5 ही है ना। तो न्यू एवरेज कितना है बताओ? न्यू एवरेज कितना आ गया आपके पास बताओ भाई? नया एवरेज कितना आ गया? 5 ही कम 5 पंजे पंजे 25 और 1 जीरो 150, 150 एवरेज नया आ गया आपका। ठीक है, चलो भाई ये बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, यानी 5 ही संख्याएं थी, इसलिए मैं पहली संख्या पे इजीली और आखिरी संख्या पे इजीली पहुंच पाया। लेकिन अगर ऐसा ना होता फिर आप क्या तरीका होगा आपके पास निकालने का? कोई तरीका है आपके पास? चलो मैं बताता हूँ आपसे कैसे निकाल लोगे। देखो मैं से मिटो दूं भाई एक बार, ये चीज मिटो दूं मैं एक बार। देखो 5 क्रमांक संख्या को 250, तो आप एवरेज लिखो यहाँ पे। कितनी संख्या का? 5 का है, तो 5 में से आप हमेशा एक कम करो, ये आ गया 4। अब देखो इस संख्याएं कैसी हैं? लगातार आने वाली हैं, यानी 4 का चेंज ओनली 2 का डिफरेंस दे रहा होगा क्या आपसे? ठीक है, तो सबसे छोटे निकालनी तो 2 कम कर दो, सबसे बड़े निकालनी तो यही 4 है, तो आप इसे एक बार 2 से भाग दिया ना, अपने रिजल्ट 2 आया, अंतर 2 का लेकर आया होगा ना, तो +2 करो 252। देखो मैंने इस तरीके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल के दिखा दिया आपसे। मैं इसका किसी और क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दोबारा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ही संख्याएं थी, वहाँ पे ज़्यादा संख्याएं दिखेंगी आपको। ठीक है, चलिए ये आ गया क्वेश्चन जो बताना भाई मैंने बात करी थी जिसकी, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिलेगी आपको। ठीक है, करो भाई से। देखो 23 क्रमांक सम संख्याएं हैं इस बार। ठीक है, का औसत 74 है, ये मैंने लिखा एवरेज। संख्या कितने? 23। आप हर हाल में एक माइनस करोगे, सबसे पहला भाग है 22। अब देखो संख्याएं कैसी है? सम या विषम है, तो 22 आया तो 22 का ही डिफरेंस लेगा वो, क्योंकि एक संख्या पे 2 वैल्यू है और 2 से डिवाइड करके भी 2 ही दिखेगा मुझे। 2 से डिवाइड कर तो एक अपने आप में कंप्लीट वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो देखो अगर इवन और ओड है, अब बड़ी संख्या निकालनी मुझे, तो मैं इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या के लिए 22 ऐड कर दूं, यानी 96 87 90। हाँ जी, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 4 में से 2 गया 2 और 7 में से 2 गया 52। सबसे छोटी संख्या 52 है और सबसे बड़ी संख्या है 96। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर ये क्वेश्चन क्या होता, इवन ओड का ना हो गया जैसे पिछला क्वेश्चन था, लगातार आने वाला होता, तो फिर क्या करता मैं? देखो मैंने समझा दिया ना, इसे मिटो देता हूँ। एवरेज 74 था भाई, मैंने लिख दिया। मैंने हमेशा हर हाल में मैं एक माइनस करूंगा आगे 22। अगर ये लगातार आने वाली संख्या होती, सम या विषम ना हो गए, तो एक बार में 2 से ना, एक बार में 2 से ना भाई डिवाइड करता है। अब आ गया 11। अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी तो मैं इसके अंदर 11 ऐड कर दूंगा, यानी 85। अब मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी तो मैं 11 घटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया 363। सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 85। तो भैया आप मेरी बात समझ पाए क्या? ये तरीका होता है डायरेक्ट चीज़ों को निकालने का। ठीक है, अगले मौके में मैं इसे बार बार डिस्कस करके आपको पक्का करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन करो। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कुछ प्राकृत संख्या का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में से 5 घटा दिए। देखो भाई एवरेज तो 15 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ 30 ऐड हुआ और 5 घटा, यानी ओवरऑल टोटल के अंदर 25 का इंक्रीजमेंट हुआ गया। 25 का इंक्रीजमेंट टोटल दिखा गया आपको भाई, क्योंकि भाई आपने देखो इसने बोला ना यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया तो टोटल के अंदर 30 बढ़ गया, लेकिन 5 कम कर दिया अगली वाली संख्या में से, तो जो भी मेरा पहले वाला टोटल था उसके अंदर मुझे 25 एक्स्ट्रा दिख रहा होगा क्या भाई? लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया निकल के? वो बोल रहा कि भाई कभी एवरेज आपका 15 होता था, कुछ संख्या होगा, अब 17.5 है। ठीक है, और आपको पता है ना टोटल किसके बराबर होता है? टोटल होता है आपका एवरेज, यानी संख्या लिखो पहले तो और उसकी मल्टीप्लाई एवरेज में। एवरेज इंटू कितनी संख्या है वो होता है आपका टोटल के बराबर। ठीक है, तो मेरी संख्या है तो मुझे पता नहीं, संख्या ही पता नहीं मुझे, तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एन तो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि एन ही है, लेकिन एवरेज के अंदर चेंज क्या आया? चेंज से करोगे ना आप यहाँ पे, भाई 15 होता था, 15 से बढ़ गया 17.5 हो गया, तो कितना बढ़ा भाई एवरेज?
2.5, यानी n संख्याओं का टोटल 2.5 बढ़ गया। हर एक संख्या में कितना चेंज आया? 2.5 बढ़ गया। कब? जब टोटल के अंदर 25 का चेंज आपको देखने को मिला। टोटल के अंदर जब 25 का चेंज आया ना, तो मेरी सारी संख्या ढाई ढाई बढ़ेगी भाई, है ना। तो इस पॉइंट को हटाऊंगा और ये जीरो बढ़ा दूंगा इधर। तो 25 से मैंने 25 को काट दिया, n की वैल्यू आ गई 10। बताइए भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो मेरी 10 संख्याएं थी भाई। टोटल ओवरऑल के अंदर जो चेंज आया, मुझे हर एक संख्या के अंदर रिफ्लेक्ट मिलेगा ना, उसका उसका रिफ्लेक्शन हर एक संख्या के अंदर देखने को मिलेगा ना भाई। जो नुकसान हो सब आप बराबर बांट लेंगे, जो फायदा हो उसे भी सब बराबर बांट लेंगे। मैं देखा कि फायदा हुआ और सबके हिस्से में ढाई ढाई आ गया एक्स्ट्रा। और ओवरऑल एवरेज के अंदर मैं क्या देख रहा कि ढाई का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी एन की एन संख्या ढाई बढ़ेगी। तो ये मेरा टोटल आ गया क्या मेरी भाषा में भाई? और उसने टोटल कितना दिया भाई? 30 बढ़ा था, 5 घट गया, यानी टोटल में कितना इंक्रीजमेंट दिखा था? 25। तो मैं इक्वल रखूंगा तो मुझे अपना डाटा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक क्वेश्चन है आज का ये दिखाओ भाई करके आप। ए बी और सी की आय का अनुपात 3, 7 और 4 है। उनके खर्चों का अनुपात 4, 3 और 5 है। यदि ए 2400 की आय में से 300 रुपये बचा जाता है, तो बी और सी की बचत कितनी कितनी होगी? ये करो भाई। चलो करते हैं भैया ना, थोड़ा छोटा लिखूंगा भाई क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। बहुत ध्यान से देखो भैया ना। ए बी और सी की बात हो रही है, ठीक है। इनकम मैं बहुत साफ साफ लिखूंगा क्लियर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। इनकम होती है आपकी, ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा, और जो बच जाता है वो आप सेव करते हो, सेविंग, है ना। मैंने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख दिया आपके सामने, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए बी सी की आय का अनुपात कितना था? 3, 7 और 4। इस रेशो के अंदर वे कमाते थे भाई। और खर्चे का अनुपात कितना था? 4, 3 और 5। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे भाई इनकम ये, खर्चा ये तो घटा के, लेकिन देखो आप इनकम कम है खर्चा ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। कि इसका मतलब क्या है कि रेशो के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। रेशो जो है सेट नहीं कर रखा अभी सही तरीके से। उसको कैसे करेंगे? अब देखो कोई और चीज़ दे रखी होगी, इसने बोला यदि ए 2400 रुपये की आय में से 300 बचाता है। ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है, अगर वो 2400 रुपये कमाता है ना भाई, तो 300 रुपये वो बचाता है, सेविंग करता है। मैं रेशो निकाल देता हूँ, 3 से काट दूँ तो 1/8, यानी कि हर 8 में से 1 रुपया बचाता है। बचाया खर्च कर, हाँ बचाता है। तो 7 खर्च करता है क्या भाई? 8 में से 1 बचा लेता है, तो इसका मतलब 7 खर्च करता है क्या भाई? तो सबसे पहले मैं रेशो को सही करूंगा इन्हें। सबसे पहले क्या तरीका है भाई? अभी गड़बड़ है, देखो इसमें से घटाऊंगा तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, जिसमें से घटाना ऐसा थोड़ी होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो भाई, इनकम को सबको सबसे पहले तो इन्हें सब डाटा को सेम कर दो। इसे ए और बी की बात हो रही है ना, सबसे पहले से सेम करो। सेम करने के लिए मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या? और इसका रेशो सबके साथ है, तो मुझे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी। इसको क्या करना मुझे, अब इसको मुझे 12 बन गया। अब इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये बात बताओ आप समझ पाएगा सबसे पहले। अब जो रेशो मेंटेन करना वो कर लो। अब देखो 8 कमाते थे भाई, 1 सेव करते तो 7 खर्च करते हो क्या? यानी कि अगर कमाई 8 है ना, तो खर्चा 7 है। अब यही रेशो सब में मेंटेन करोगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। तो अब देखो इनकम है आपकी ये, और एक्सपेंडिचर है ये। अब घटा के जो आओगे वही आपकी क्या होगी? सेविंग होगी भाई, ठीक है। बताओ। तो मैं देख रहा कि भाई ये आ गया 12, 8 चौक 32, मतलब गुणा करोगे ना। अब जब मैं देख रहा कि भाई 4 और 3 कॉमन है, 12 तो कॉमन ही आ गया। अब 8 में से 1 गया, 7 गया तो 1, और 12 ही कम 12 है, मुझे मिला 12। आप अपने तरीके से इनकी गुना करके इनकी गुना करके घटा सकते हो, ठीक है। मैं कोई और चीज़ कॉमन ढूंढूंगा ऐसे ही। अब मैं देख रहा कि भाई ये 7 है ना, ये मेरे पास 7 है, तो क्या करेंगे? गुणा ही कर लेंगे। 8 चौक 32, 32 की मैं जब 7 में गुना करूंगा, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, है ना। 22 है ना, एक गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट भाई। 832 है ना भाई, ये 32 है मेरे पास, 32,
22 224 होगा, ठीक है। तो ये 224 आ गया, और ये देखो कितना 7 या 21 या 63, ठीक है। मैंने जब माइनस करा तो मुझे क्या मिला भाई, मेरी इनकम 224 है और मेरे एक्सपेंडिचर 63 है, ठीक है। तो 1, अब मैं इसमें से क्या करूँगा, मेरे पास कितना बन गया, 22 में से जब इसे घटा रहा हूँ मैं 6 को, तो कितना मिलेगा मुझे भाई 16, तो 161 मिल गया मुझे ये। और मैं ना इतने से ही कर पाऊंगा क्या, इतने से मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। मेरे हिसाब से 161 है, ठीक है। उसने क्या दिया, बी और सी की बचत कितनी है, उसने डाटा क्या दिया, यदि ए 2400 की आय में से 300 बचाता है, ठीक है भाई, तो यानी 8 चौक 32 और 32, ये मुझे वैल्यू दी 96 है ना। मेरी इनकम ना अगर देखो 96 दिख रही मुझे भाई, ठीक है, मेरी भाषा में। या फिर मैं 12 की वैल्यू समझ लूँ, मेरी सेविंग कितनी थी, 12 थी क्या भाई पहली कंडीशन में, और वो सिर्फ 300 रुपये बोल रहा था कि भाई, क्यों, तो 300 बचाता था, तो मेरे 12 की वैल्यू ना, मैं ना अगला डाटा निकालना मैं सही नहीं समझ रहा, क्योंकि क्या है सबके अंदर अलग अलग है, पहले ऑप्शन भी अलग अलग है, तो मैं क्यों जाऊंगा इतना डिटेल में, ठीक है। मैं तो क्या देखूंगा भाई, मैं देख रहा कि 12 है मेरे हिसाब से, पहले वाला बंदा बचा रहा, लेकिन वो बोला कि 300 बचा रहा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, तो 161 की अगर मैं वैल्यू निकाल पाया तो मुझे यहीं से आंसर मिल जाएगा। अगर आपका मन पूरा निकालने का तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इसे घटा के पूरा भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई इतना टाइम क्यों लगाना, अब देखो 25 ही कम 25, मैंने 5 लिख दिया, 2 कैरी चला गया, ठीक है। रेजर कहाँ है भाई, मैंने देखा 25 ही कम 25, 5 लिख दिया और 2 मेरा कैरी चला गया, ठीक है। 25 छिक्की 150, ठीक है, 25 छिक्की 150 और 2 कैरी था तो 152, तो मैंने 2 लिख दिया भाई, 15 कैरी चला गया, 25 और 15 40, तो 40-25 मिला होगा मुझे सेकंड वाला, ठीक है। 40-25 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहीं पे ही है, तो मुझे इससे आइडिया मिलेगा। अगर 2 ऑप्शन में 40-25 होता ना, तो फिर मैं सी का भी देखो भाई, ये 4 चौक 16 और ये करके मल्टीप्लाई, इसका ये घटा के मैं वैल्यू निकाल रहा होता, एक की वैल्यू मुझे पता कितनी है 25, तो मैं जो भी आता उसकी वैल्यू निकालता, मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू ही अलग अलग दे रखी सबके अंदर, ठीक है भाई। तो मैं बस इतने से ही खेल गया, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आए हुए हैं भाई, ठीक है। और ये आज का सबसे टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि आज का सबसे अच्छा, कैलकुलेटिव भी था और ठीक ठाक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। टफ की साइड था मतलब, है ना, मॉडरेट की साइड, मॉडरेट टू टफ। ये देखो क्या बोला, 4 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात, ठीक है भाई। देखो क्या बोल रहा है, राम और श्याम की बात हो रही सबसे पहले तो, एज से क्वेश्चन है। राम और श्याम की 4 वर्ष पूर्व की एज दी भाई, मैंने मानी कि प्रेजेंट ही है, ये मेरा प्रेजेंट है भाई, समझो 4 साल पहले की बात हो रही है ना। क्या रेशो दिया बताइए एक बार भाई, 11:14, और फिर यहां पे दिया 4 वर्ष बाद का रेशो उसने भाई, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद का 13:16। आपको एक चीज पता लगी कि भाई यहां से यहां तक आने में मुझे कितना चलना पड़ा होगा। पहले तो -4 से मैं प्रेजेंट पे आऊंगा, और फिर प्रेजेंट से मैं आगे 4 साल और आगे गया हूंगा, तो मैंने 8 चला गया भाई इधर। सेम इधर भी मैंने 8 चल दिया, तो भाई मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं मकड़ी मेथड लगा दूंगा इसके अंदर। जी हाँ, मेरा काम करेगा, देख लो। 16 की जब मैं 11 में गुना करूंगा तो मुझे मिला 176। 14 की जब मैं गुना 13 में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, देखता हूं मैं। 14 थी 42, 2 4 कैरी, 14 और 4 82 है ना, 182 है ना, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। मैंने क्या करा, 14 थी 42, 4 कैरी, 14 और 4 80, 182, तो इनका डिफरेंस कितना मिला मुझे भाई, इनका डिफरेंस मुझे मिला 4 6। अब ये 6 किसके बराबर होगा, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करो और इसकी आप मल्टीप्लाई इसमें करो, जो बड़ा है बड़े वाले में सब छोटे वाले को माइनस करो, जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। मैं देख रहा कि 8 या 24, तो 6 की वैल्यू 24 है, तो एक ये जो ऊपर वाले से डिफरेंस है और जो नीचे वाले का डिफरेंस है वो 1 यूनिट की वैल्यू दिखा रहे होंगे आपको। 6 की वैल्यू 24 आ गई तो 1 की वैल्यू 4 मिल जाएगी मुझे भाई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिली 4, ठीक है। अब मैं देख रहा किसकी एज पूछी, राम की वर्तमान आयु, तो मैं राम की 11 की वैल्यू निकाल दूं क्या भाई, 1 की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 चौक 44। लेकिन भाई ये 11 कब का है, 4 साल पहले का है ना ये तो, लेकिन मुझे प्रेजेंट वाली पूछी गई। प्रेजेंट के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, प्रेजेंट के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 44 में कितना जोड़ दूंगा, प्रेजेंट में लाने के लिए 4 जोड़ दूंगा, तो 48 आंसर आ गया, 48 साल, ठीक है। ये मेरा मेथड नंबर 1 था, इसे बोलते हैं
स्पाइडर मेथड यानी मकड़ी मेथड, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आपके पास एक तरीका और है इसका। ठीक है भाई, आप ऐसे भी सोचोगे कि या तो मेरी एज क्या होगी 11 ही कम 11, क्योंकि 11 दे रखे प्रेजेंट में, 11 और 4 15, 15 नहीं है। आप सोचो 11, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, प्रेजेंट माने के लिए मैं 4 जोड़ा 26 नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा 11 तिया 33 और 4 37 भी नहीं है। फिर मैं देख रहा 11 चौक 44 और 44 में जब 4 जोड़ूँ तो 48, ये है। फिर मैं देखूँ 11 पंजे 55, है ना, 11 पंजे 55, 55 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ गया 59, 59 भी नहीं है। अब ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास बचा ही नहीं है भाई, है ना। मैं ना बिना करे भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बस एक लिमिटेड ही तो एज दिखा रहे होंगे, है ना। मैंने इक्वेशन पढ़ ली कि 4 साल पहले का रेसो 11 चल रहा भाई, ठीक है। तो मैं मानूँ कि 4 साल पहले वो 11 की रही हो, तो 11 ही कम 11 मैंने पहले 1 रखी है यानी कि वैल्यू, ठीक है। तो ईयर मैंने 1 रखी, 11 ही कम 11 और 11 में 4 जोड़ूंगा 15 साल की हो सके भाई, प्रेजेंट 4 जोड़ रहा प्रेजेंट में लाने के लिए, तो 15, लेकिन नहीं है। फिर मैं क्या करा 11 दूनी 22, अगर एन की वैल्यू 2 चल रही तो 11 दूनी 22, 22 और 4 26 नहीं है। फिर मैं देखा 11 तिया 33 और मैंने 4 जोड़ा 37 भी नहीं है। मैंने देखा 11 चौक 44, 44 में मैंने 4 जोड़ा 48 भी नहीं है, नहीं 48 और ऑप्शन मेरे है ही नहीं इसके अंदर। मैं देखा 11 पंजे 55, 55 और 4 59, तो वो भी नहीं है, ठीक है। अब आगे तो ऑप्शन ही खत्म हो गए भाई। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है भाई, अपने दिमाग में सोच लो, है ना। समझ पा रहे हो भाई चीज को। चलो, 4 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात ये था भाई 11 और 14, ये 4 साल पहले का था, ठीक है। 4 साल पहले का यानी अभी 2025 चल रहा है, 2021 का था मान लो, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में 2025 चल रहा ना, 25 और 4 2029 का रेशो क्या दिया मान लो 13-16 दिया भाई। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? राम और श्याम की बात हो रही है, राम और श्याम की बात हो रही है ना, राम और श्याम की बात हो रही है भाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमेशा आप देख रहे हैं कि भाई यहां पे कितना चला +2 और यहां पे भी कितना चला 11 में 2 ही चला क्या मैं +2, तो दोनों जगह अगर सेम है तो क्वेश्चन सोल्व है ऑलरेडी भाई, ठीक है। मेरी भाषा में 2 चला, लेकिन आप देख रहे हैं 4 साल पास्ट से आप वर्तमान में आए, फिर आगे 4 साल गए, यानी आप ऑलरेडी 8 जा रहे हो भाई, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 4, एक की वैल्यू 4 आ गई तो 11 चौक 44, तो अगर ये 44 आ गया पास्ट का और 4 में इसके अंदर बढ़ाऊंगा तो आ गया 48, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम होगी, आपके सामने ये दोनों डाटा आपको सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप इनका डिफरेंस निकालना, इनका डिफरेंस निकालना, इनके डिफरेंस से इस रेशो के अंदर मल्टीप्लाई कर देना और इनके डिफरेंस से इस रेशो के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं कल या परसों तक करा दूंगा आपको ये चीज़ें, ठीक है, टेंशन मत लो, सिखा दूंगा मैं उस तरीके को। आज मैं पहला क्वेश्चन ले गया बस इसमें। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊँगा, आपको ये सब चीज़ें दिखने को मिल जाएगी 1-2 मॉक के अंदर ही आप आगे, है ना। ये करो भाई, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं तो लड़कियों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या के साथ अनुपात 7:6 हो जाता है। बताइए कि नई लड़कियों की कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, मतलब नई आने वाली लड़कियां कितनी है, ठीक है। चलो करते हैं भाई, 432 थे क्या टोटल, 432 टोटल थे क्या, जो टोटल स्टूडेंट है लड़के और लड़की मिला, मेरे हिसाब से 5 और 4 9 है, तो मेरे 9 की वैल्यू है क्या भाई, तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 चौक 36, 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 अठे 72, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 48 है तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात मेरे से दी गई है भाई, ठीक है। 5 और 4 के अनुपात में बांट दूंगा, 48 पंजे 240 और 48 चौक करूंगा मैं जब 96 6 6 12 दोनों 18 19 192, ठीक है। यानी कि अगर टोटल स्टूडेंट 432 है तो लड़के 240 है और लड़कियां कितनी है 192, मैंने रेशो के अंदर बांट दिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ, स्कूल में कुछ नए लड़के आए भाई, ठीक है, कुछ नए लड़के आए, मुझे नहीं पता कितने लड़के आए, चलो। लेकिन ये क्या दिया, स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियों ने दाखिला, ठीक है, दोनों ने लिया, लड़कों की संख्या 12 बढ़ी भाई, ठीक है।
लड़कों की संख्या 12 बढ़ी तो टोटल कितना हो गया, 12 बढ़ने के बाद 252 हो गया आज। ठीक है, लड़कियों की संख्या भी बढ़ी लेकिन मुझे नहीं पता कितनी बढ़ी भाई, है ना। लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है कि भाई अब नया रेशो ना 7:6 बन गया मेरे पास, लड़के और लड़कियों का। ठीक है, तो भाई 7 की वैल्यू तो मुझे पता ना कि 252 है। 7 की वैल्यू मेरी भाषा में 7 है रेशो, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 252 है। 7 या 21 और 7 6 42, तो ये 36 गुना है क्या भाई? तो 6 का भी 36 गुना रहा होगा क्या, बताओ ये वाली वैल्यू। तो ये आ गई 216। तो उसने ये पूछा कि कितनी लड़कियां बढ़ी, ये वाली वैल्यू बताओ। भाई 192 होती थी कभी, अब कितनी है, 216 है, तो कितनी बढ़ी? आप माइनस कर दो 216 में से 192, तो 16 तो ऊपर है और 8 ही 24 बढ़ी भाई। 24 ही मेरा आंसर है क्वेश्चन का। भाई मेरी बात समझ पाएगा क्वेश्चन की आप? ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। और ये शायद सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस पुराना क्वेश्चन, ठीक ठाक। ये करके दिखाओ भाई एक बार क्वेश्चन। ए और बी एक कंपनी में दो साझेदार है, वे अपने लाभ को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी भी कंपनी में शामिल हो गया तो वे लाभ को 7, 4 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। तदनुसार ए और बी का त्याग अनुपात, यानी उन्हें कितना नुकसान हुआ उस चीज का रेशो बताना भाई। ठीक है, करो आप क्वेश्चन को भाई एक बार ट्राई। देखो भाई समझो बात को, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19वां क्वेश्चन चल रहा है भाई आपका। ठीक है, चलो अब ये बोल रहा है कि भाई 4 और 3 था स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी पैसा वही है, बस बांटने का तरीका चेंज हो गया पार्टनर बढ़ने की वजह से। ए और बी के बीच में ना ऐसे बटा हुआ था, अब लोग हो गए ए बी और सी। अब उसी पैसों को जब बंटा ना मैंने, तो रेशो आया 7, 4 और 3 का। पैसा वही है भाई, बस पार्टनर बढ़ा तो पैसे को बांटने का तरीका चेंज हो गया, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी लेकर जाएगा। 4 और 3 7 है टोटल पैसा, लेकिन यह 7 और 4 11 और 3 14 है भाई। लेकिन मैंने क्या बताया, बांटने का कंपनी में शामिल हुआ भाई उसने, बिजनेस थोड़ी ना कुछ करके दिखाया, या फिर उसने दिया होगी इतने रुपए लेके आया, ऐसे तो कोई सीन ही नहीं दिखाया। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना बराबर करने 14 बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी। जब मैंने करा तो 4 दूनी 8 हो गया मेरे पास ये, और ये 3 दूनी 6 हो गया। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो भाई देखो ए पहले 8 हिस्सा मिलता था ए को, लेकिन अब क्या 7 ही मिल रहा है, तो 1 का नुकसान हुआ क्या? बी को पहले 6 मिले था, अब 4 ही मिला, तो 2 को नुकसान हुआ क्या? यही तो इनका त्याग है, 1:2। 1:2 ही इनका त्याग है क्या भाई? यही चीज पूछ रखी कि उनका त्याग का अनुपात बताओ, 1:2। ठीक है, पैसे को बराबर करोगे आप भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ वेन डायग्राम से। फिर मैंने बताया कि वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, आपने कोई पैटर्न पकड़ लिया कर। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन को एक बार। किसी स्कूल में 150 छात्रों में से 65 छात्र क्रिकेट, 55 छात्र हॉकी, 72 फुटबॉल खेलते हैं, जबकि 15 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 20 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 18 छात्र क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। यदि 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करें से टोटल कितने 150 स्टूडेंट हैं, तो ये 150 बराबर किसके होगा? तीनों खेलों को खेलने वालों को जोड़ो, 65 अलग अलग खेल रहे ना, ये 55 और ये आ गया 72। तीनों खेलों को खेलने वाले मैंने जोड़ दिए। अब दो दो खेलने वाले मैं घटा दूंगा। पहले 2 खेलने वाले कौन है? 15%, सॉरी 15, और ये 20 2 खेल खेलते हैं, और ये 18 भी कोई से 2 खेल खेलते, तो मैं इन सबको माइनस करूंगा। ठीक है, अब फिर से मैं जो तीनों खेल खेल लेंगे मैं उन्हें प्लस करूंगा, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस।
अगर आगे कंटिन्यू रखना तो ऐसी सीरीज को चलाते रहिए भाई, 3 4 कितना भी बड़ा वेन डायग्राम आ जाओ, रिजल्ट इसी तरीके से लेकर जाना। एक एक वालों को प्लस, दो दो वालों को माइनस, तीन तीन वालों को प्लस, चार चार वालों को फिर माइनस, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो तीनों को खेलने वाले कितने हैं, 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तीनों खेल रहे हैं तो अब क्या माइनस तो हो गया था, मैं प्लस करूँगा 8। ये टोटल वे लोग हैं ना जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं भाई, और भाई ये तो टोटल है ना 150, तो यानी कि इसमें मैंने मान लिया कि x लोग भी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो कोई ना कोई खेल खेलने वाले लोग प्लस कोई भी खेल ना खेलने वाले लोग बराबर टोटल, ठीक है। तो ये मेरा डाटा आ गया भाई। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना वैल्यू मिलेगा मुझे, ठीक है। अब इसे सोल्व करो कैलकुलेशन को, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 180 हो गया। ये 5 5 90, 190 हो गया, 192 तो आ गया प्लस का, ठीक है। अब ये वाला देखो आप, 20 30 38 और भाई 10 48, 48 और 5 48 हो गए थे ना, 48 और 5 मेरा कितना हो गया, 48 सही कर रहा ना भाई मैं, 20 30 40, 20 30 38 48 और 5 है ना, सही है ना, 53, ये माइनस हो गया 53, ठीक है। और फिर प्लस 8 है, और फिर प्लस x है, और ये 150 के बराबर है, ठीक है। ये 150 के बराबर है, ठीक है भाई। अब मैं देख रहा कि भाई मैं जब इसे जोड़ूंगा तो 200 हो गया, और 200 में से जब मैंने 153 को घटाया तो मेरे पास बचा 147, और 147 जब उधर जाके घट रहा होगा तो मेरे पास 3 बचेगा क्या भाई, ये मेरे पास 200 हो गया। 200 में से मैंने 53 घटा दिया, तो ये 3 एक्स्ट्रा 150 में से घट जाएगा, ये 47 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो भाई ये 47 उधर जाके माइनस होगा 147 जब, तो ये मेरे पास 3 आया, 3 बराबर आया एक्स के बराबर आ गया 3, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। परसेंटेज में बताना शायद, हाँ। तो 150 का कितने परसेंट है भाई, 3 से मैं से काट दूंगा, 3 3 30 आ गए है, 200 में से अगर हम 50 150, 150 में से 3 घटा तो 147 प्लस का 147 उधर जाके घटेगा 3 आया, और 150 का कितना है, अच्छा परसेंटेज में बदलना ना, परसेंटेज में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करूँगा मैं, ठीक है भाई। मैंने इससे ना काट के मैं इसे 20 से काट दिया मैंने, इसे देखो ये आ गया ना भाई, 3 आ गया डाटा, वो मैं भूल गया था कि परसेंटेज में भी चेंज करना। 150 में से 3 है, लेकिन परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 भी तो करोगे ना, 50 से काट दे दो, 50 से काट दे 3, 3 से 3 को काट दो, 2% है क्या, ये रहा भाई, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। दो उम्मीदवार दीपक और प्रवीण है, चुनाव अभियान के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दीपक और प्रवीण है, चुनाव अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने दीपक के लिए मतदान करने का वादा किया, ठीक है, और शेष ने प्रवीण के लिए। हालांकि चुनाव के दिन 15% मतदाता दीपक को वोट देने के वादे से पलट गए और अपना वोट प्रवीण को दे दिया। 25% मतदाता प्रवीण को अपने वोट देने के वादे से पलट गए और अपना वोट दीपक को दे दिया। मान ले दीपक 4004 वोटों से हार गया, तो मतदाता की सूची की संख्या कितनी थी भाई, ये क्वेश्चन करो एक बार, आप अटेम्प्ट दो इसे भाई एक बार, गिव योर ट्राई। हो गया, कर लिया भाई ट्राई, चलो करते हैं। देखो भाई एक चुनाव हो रहा है इलेक्शन, उसके अंदर 2 उम्मीदवार है, एक का नाम दीपक है और एक का नाम क्या है प्रवीण, तो मैंने डी और पी मान लिया, ठीक है। चलो हाँ जी, चुनाव अभियान के दौरान 40% मतदाताओं ने दीपक को वोट देने का वादा किया। दीपक के पास मतलब कि 100 मैंने टोटल मान लिया ना अगर पोलिंग, तो 40 लोग बोल रहे कि दीपक को देंगे, 60 लोग बोल रहे कि हम तो प्रवीण को देंगे भाई, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन मेरे सामने है। फिर क्या होगा, हालांकि चुनाव के दिन 15% मतदाता दीपक को वोट देने के अपने वादे से पलट गए भाई, ठीक है। 15%, 40 का 15 कितना होगा, सबसे पहले मैं 40 का 10 निकाल तो 4, और 5 निकालने के लिए इसका आधा 2, यानी 6 वोटर ये बोल रहे कि हम आज इसे नहीं देते हैं, इसकी जगह इसे नहीं देते तो इसे देंगे भाई, उन्हें बोला कि दीपक को ना देके प्रवीण को दे रहे भाई, ठीक है। लेकिन ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, 25% मतदाता प्रवीण को अपना वोट देने के वादे से मुकर गए। अब 60 का 25% कितना होगा, इसका 10% 6 होगा,
एक बार और 6 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया 20%। 5 चाहिए तो एक बार 3 दो जोड़ दूंगा इसका आधा, तो 6 दूनी 12 और 3 15। भाई 15 लोग इसे नहीं दे रहे वोट, ये 15 परवीन के खाते से निकल के उधर पहुंच गए दीपक के पास। तो ये चेंज है भाई, और यही सारी कहानी थी और क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, आप देखो 40 50 55, 55 में से 6 गए 49, 49% लोग तो भाई दीपक को दे रहे। अब भाई 49 इसके पास है तो नॉर्मल सी बात है, इसे बिना करे भी आप बता सकते टोटल 100 थे ना, और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसे 51 मिले होंगे। तो भाई मेरे हिसाब से प्रवीण कितनी वोट से जीत गया 2% से, और उसने कितने से बता रखा 4004 से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे पूछा कि मतदाताओं की संख्या, मैंने 100 मान रखा ना भाई, तो 100 लाने के लिए 50 से इधर गुना कर दो, और 50 से मैंने इधर गुना कर दिया, तो 0 मैंने इधर लगा दी, 5 चौक 20, और ये 0 और 5 चौक फिर से 20, 200 200 दिखने में ऐसा भाई, 200 200 है क्या भाई? ऑप्शन नंबर है मेरा आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, बताइए भाई ठीक है क्या? अभी तो हम 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन करे हमने भाई अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमारे 21वें अभी तक है ना, अभी तो आधे पाए हम लगभग। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ाने में नहीं है, पढ़ा तो हम कितना भी देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये जहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ ना इस चीज़ को, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे वीडियो को देखते हुए। ठीक है, और सिलेक्शन सबको चाहिए भाई। ठीक है, कुछ नया ट्राई कर लो भाई, हमारे साथ जुड़ के देख लो ना इस बार। पढ़ते तो आप आ ही रहे बहुत पुराने टाइम से। चलो, एक दुकानदार 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। ठीक है, और 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, और ये तो भाई प्रैक्टिस है, शायद आपकी ट्यून मैच ना हो पा रही हो मेरे साथ, क्योंकि आप मेरे साथ ऑफलाइन नहीं पढ़े हो। ठीक है, अब गए ऑनलाइन वाले बैच में जुड़ो हमारे साथ, जो मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ, आप उसे देखो और वहाँ पे कमेंट में बोलो कि कंटिन्यू करो उसे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा भाई। ठीक है, अब मैं उसमें एफर्ट लगा रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका रिव्यू बिल्कुल जीरो था एक तरीके से, है ना। कमेंट कर देते थे कि हाँ गज़ब बहुत बढ़िया, ठीक है, एक नंबर की सीरीज़ है, लेकिन हमें पता था कि रियलिटी क्या है, देख कोई नहीं रहा था भाई इन चीज़ों को, है ना। वहाँ से ठीक यहाँ पे व्यू उस टाइम। ठीक है, लेकिन भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो, अगर आप सपोर्ट करोगे तो तभी चीज़ें हो पाएंगी, आपसे हमें और हमसे आप हो। ठीक है, एक दुकानदार 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब मेरे ये तरीके हैं जो भी चीज़ें मैं बता रहा आपसे, अगर आप पूरा फाउंडेशन मेरे साथ कर दोगे तो आप सब चीज़ पकड़ पाओगे, मेरा मानना यही है। ठीक है, तो प्राइस के अंदर क्या चेंज आया देख लो सबसे पहले, और भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर मैंने 30 मुक करा दिया ना तो मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा उसमें से ही। ठीक है, अगर आपने कर रखा हो तो आप खुद बता दोगे मुझे कि हाँ मिल गया सारा पेपर। ठीक है, और स्पेशल ये बात ना मैं भाई दिल्ली पुलिस के लिए बोला 30 सेट वाली, तो ठीक है, क्योंकि फिर एनटीपीसी के लिए हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होगा, है ना। तो हम अगर हम 20 सेट उसके अंदर आगे फिर बढ़ा देंगे ना, तो उसके अंदर मुझे पता है मुझे कौन से टॉपिक स्टेट्स वगैरह और एडवांस में थोड़ा अच्छा कराना। ठीक है, वो मैं प्रैक्टिस के थ्रू ही बढ़ा दूंगा चीज़ें सारी की सारी। 20 से 30 मुक आगे और लगवा के हम, जब हम टोटल मुक 60 हुए तो भाई एनटीपीसी फंसा देंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो पहले स्पेशली अभी इसके लिए मेहनत चल रही। ठीक है, इसीलिए एडवांस के सिर्फ मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी मॉक के अंदर। ठीक है, प्राइस के अंदर क्या है 40% बढ़ गया, यानी अगर पहले प्राइस 5 था ना खरीदते टाइम, तो बेचते टाइम कितने 7 प्राइस। और आप क्या कर रहे हैं भाई, 14 रुपये 5 नींबू की दर से बेच रहे, तो आप सबसे पहले 5 नींबू का ही प्राइस आर्टिकल निकाल लो ना भाई। तो प्राइस या तो आर्टिकल कितना रहा होगा, अगर 5 ही नींबू की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ और 5 की यहाँ पे, यानी सेम डाटा की मैं बात कर लूँ अगर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को भाई, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्राइस अगर ये हो तो आर्टिकल 7 से 5 हो जाएंगे, क्या बताओ। ठीक है, अब देखो 5 नींबू मैं मतलब क्या था, ये था 14 रुपये में ना आप 7 नींबू खरीद रहे मेरे हिसाब से। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई मेरी बात, ये आपकी चीज़ क्लियर है ना। एक दुकान 14 रुपये में 5 नींबू खरीद रहा है, ठीक है भाई, और इतने परसेंट लाभ का दावा कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस 5 से 7 हुआ, तो आर्टिकल 7 से 5 हो गया क्या भाई। ठीक है, तो भाई ये जो आपको 7 दिख रहा, ये तो उसने 14 दिया। ठीक है, बताओ समझ रहे क्या भाई बात को, ये रिवर्स हो जाएगा ना, 7 उधर चल जाओगे इधर आ जाओगा। तो 7 नींव के लिए आप 14 की पेमेंट करें तो ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो 5 के लिए आप कितने की पेमेंट कर रहे होंगे भाई, 5 दूनी, 2 गुना करोगे 10, तो 10 की पेमेंट कर रहे हैं आप भाई 5 नींबू खरीदने के लिए, यानी डबल कर रहे हैं आप पेमेंट। तो 1 दर्जन नींबू के लिए आपने कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी बताओ, 24 की। एक की वैल्यू 2 है ना भाई, तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 के लिए कितनी पेमेंट करोगे, 12 दूनी 24। ये करके दिखाओ भाई।
करो भाई। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखो एक ही बात हो रही भाई, ठीक है। आपको सबसे पहला पता होना चाहिए एम मैन डे, एच आवर्स घंटे, ई एफिशिएंसी बटे जो काम कर रहे हैं वो, ये इक्वल होता है M1 मैंने मान लिया कि पहले वाले लोग, D1 पहले लगे दिन, H पहले लगे घंटे, E1 पहले वाले लोगों की एफिशिएंसी और पहले जो काम कर रहा है W1, ये इक्वल होता है हमेशा M2 D2 H2 A2 बटे W2। ये होती है कहानी सारी भाई। MDH बोलते हैं इसे, MDH फॉर्मूला, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। यानी दो कंपैरिजन एक दूसरे के इक्वल, यानी दो इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। चलो करते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या दिया वो बताओ पहले आप। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए, यानी एक ही बात हो रही है ना, 5 घंटे प्रतिदिन करके काम, किसी काम को 8 दिन में फिनिश कर रहे हो, ठीक है। कोई काम है, जिस काम की बात हो रही है मैंने मान लिया 1 काम है, ठीक है। अब देखो, तथा प्रतिदिन 6 घंटे काम करके बी इसे 10 दिनों में फिनिश कर रहा, उसी काम को, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकता हूँ भाई। ए और बी कितना आ गया, 10 6 60 8 5 40, यानी ऊपर 60 है नीचे 40 है, तो यानी 3 और 2 का रेशो आ गया भाई, ठीक है। समझ रहे। तो अब टोटल वर्क कैसे निकला, किसी एक इक्वेशन के अंदर में ए या बी, जो ए की इधर रख दो या फिर बी की इधर रख दो, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क कितना है बताओ, टोटल वर्क कितना आया भाई। ए की वैल्यू 3 रख दी, 8 पंजे 40, ठीक है, और 40 दिया 120, टोटल वर्क आ गया 120। अब किस पे करवाना है, ए और बी पे करवाना। पहले तो देखो 120 है टोटल वर्क, ठीक है। और ये काम ना आपको देखो एक साथ मिलो, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हो अब, ठीक है। अगर आप प्रतिदिन आप 8 घंटे काम कर, 120 आपने टोटल वर्क निकाल दिया और MDH के बराबर ही लगा दो इसे, ठीक है। अब M यानी मैन कौन है, ए और बी दोनों है ना, 3 और 2 5 की ताकत से काम हो रहा होगा एक तो, ठीक है। और कितने दिन है यही पूछ रखा, तो मैंने डी नहीं बताया। और ये बोला कि प्रतिदिन ना आप कितने घंटे, 8 घंटे काम करो, ठीक है। MDH और ये तो बस हो गया। बस आप देखो 8 पंजे 40, 40 से जब आप 120 को डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू होगी 3। 3 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। ये करो भाई, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, अगर दोनों बंदे मिल जावे ना, देखो ए तथा बी मिलकर करे किसी काम को तो 15 दिन में कर सकते हैं। और क्या दिया, और बी अकेला, अगर बी अकेला काम करे तो उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कि टोटल वर्क में क्या मान लूँ, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क अपना 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकाल दी मैंने, बी की एफिशिएंसी अगर 3 आ गई और ए प्लस बी की 4 है, तो यानी ए की एफिशिएंसी 1 आ गई मेरे पास, ठीक है भाई। ए की एफिशिएंसी मुझे 1 मिल गई, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए करेगा भाई, है ना। ए करेगा, कितना टाइम लेगा बताओ, काम कितना है, टोटल काम है 60, ए से कराना, ए की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, तो डेज आ जाएंगे 60 ही दिन आ गया मेरे पास। ये क्वेश्चन दिखाओ भाई करके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है पाइप एंड टंकी से, और ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, करके दिखाओ भाई एक बार। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप भी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप भी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया टोटल वर्क 36 है, जो टंकी है, टंकी कैपेसिटी है 36 है, ठीक है। चलो, दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यानी क्या है कि वे एक साथ काम नहीं करेंगे, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, इस तरीके से काम करेंगे पैटर्न में, ठीक, ठीक है। तथा अगर पाइप बी को पहले खोला और शुरुआत ना उसने बोला कि बी से करो शुरुआत, बी ए बी ए बी ए, इस तरीके से पैटर्न बनाओ आप, ठीक है। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, अगर आप ए से करोगे अलग आंसर मिलेगा आपको, और बी से करोगे आपको अलग आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी से शुरुआत करनी, सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकाल लो कि 12 3 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। देखो पहले दिन बी आया तो 2 काम करेगा, फिर अगले दिन ए आया 3 काम करेगा, फिर बी आएगा 2, फिर अगले दिन आएगा ए 3 करके जाएगा, ठीक है। तो मैं नोटिस कर रहा कि भाई जब मैं बी से शुरुआत कर रहा था 2 और फिर ए का नंबर आएगा, यानी
2 दिन के अंदर आपका 5 काम हो रहा है क्या भाई? 5 काम हो रहा है क्या 2 दिन के अंदर आपका? बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? और काम करना 36 आपको, ठीक है? तो आप क्या करो, इसके नियर बाई पहुंचने की कोशिश करो। तो मैं देख रहा कि भाई 5 से में 36 के नियर बाई, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 पहुंच गया क्या? बताओ। 2 सत्ते 14, 14 डेज लगे मुझे भाई, और 35 वर्क मैंने निपटा दिया क्या? ठीक है। अब देखो काम बचा हुआ है 1, और भाई नंबर फिर से बी का आएगा शुरुआत में। तो ये काम करने में उसे 2 की एफिशिएंसी इतना टाइम और लगा होगा, और 14 दिन ये पूरे, तो 14 तो पूरे लगेंगे और आधा दिन ये लगेगा, तो कितना आ गया? 14 से ही 1/2 डेज, 14 से ही 1/2 दिन लगेंगे मुझे भाई, ठीक है? बताओ किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? 14 से ही 1/2 आंसर निकालने में किसी को प्रॉब्लम है भाई? होनी नहीं चाहिए। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ। 2500 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है, ठीक है? तो 4 वर्ष पश्चात राशि कितनी हो जाएगी? देखो भाई बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 2 साल की साइकिल मुझे क्या दिखा रही है? 2 साल की साइकिलिसिटी मुझे बोल रही है कि मेरा पैसा ना, अगर मुझे 2 साल मिल जावे ना, देखो तो 2500 रुपये से ना मेरा धन 8100 रुपये हो रहा भाई, ठीक है? तो हर एक 2 साल में 25 से 81 होगा मेरा धन, अगले बार फिर 25 से 81 हो जाएगा, ठीक है? तो भाई 1 साल का पैटर्न निकाल लो चाहे तो आप, तो भाई 2 साल का ही है अगर, तो मैं 1 साल की कहानी निकाल लूँ, यानी रेट ही समझ लो इसे एक तरीके से। तो यानी हर साल आपका धन 5 से 9 हो जाएगा क्या भाई? बताओ किसी को दिक्कत है कि हर साल आपका धन 5 से 9 हो जाएगा क्या? अब देखो 2500 रुपये की राशि 2 साल में तो इतनी होगी, ये बोला कि अगले 2 साल में कितनी हो जाएगी, यानी 2 साल में तो इतनी होगी। 4 वर्ष पश्चात पूछ रखा उसने, ठीक है? टोटल से 4 वर्ष, यानी 2 और साल आगे जाना पड़ेगा ना मुझे, मेरा प्रिंसिपल था। 2 साल बाद की कहानी तो दे ही दी ना उसने खुद। वो बोला कि 4 वर्ष पश्चात का बताना आपको, यहाँ पे 4 साल बाद का क्या रहा होगा, यानी 2 और आगे जाना क्या बस मुझे ओवरऑल? बताओ, है ना? ये बोला कि 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी, व्हाट विल बी द सम इन आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है? टोटल 4 साल बाद, ठीक है? तो समझो बात को भाई। अब मैं क्या देख रहा भाई, मुझे 4 साल आगे जाना ओवरऑल, ठीक है? तो भाई यानी एक बार और देखो 5 से 9 और 5 से 9 2 बार और अप्लाई करना पड़ेगा क्या मुझे? तो मेरा धन कितना हो गया था? 8100 हो गया था क्या ऑलरेडी? 2 साल में हो गया, पहले 2 साल में। लेकिन एक साल आगे बढ़ूंगा तो हटके फिर 5 से 9 हो जाएगा मेरा धन, और 1 साल और आगे बढ़ूंगा तो फिर 5 से 9 हो जाएगा। आप इसे जब सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या नोटिस कर रहा कि मेरा ना डिजिट सम 9 होना चाहिए भाई, ठीक है? डिजिट सम मेरा 9 होना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है। वो कैसे मिला है किसी के, मैं ना मतलब मेरा मन नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ उसकी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करूँ। मैं देख रहा कि भाई क्या ना इनका मैं क्या करूँगा, इनका डिजिट सम करूँगा। 4 5 6, ठीक है? 8 और 6 14, ठीक है? और भाई 14 15 16, 16 मतलब यहाँ पे तो 7 है भाई, लेकिन मैं तो 9 चाहिए। डिजिट्स को जोड़ो आप इनके, ठीक है? उसका टोटल 9 मिले, 9 का मल्टीपल मिले, ठीक है? 6 7 8 9 ये तो खत्म हो गया क्योंकि 9 मिल गया मुझे। 8 9 10, 10 में क्या है 9 तक तो खत्म हो गया, 1 बच गया, और 1 और 4 ये 5 आ गए यहाँ पे। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है? अब मैं देखो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, 2 और 2 4, और 4 और 4 8, ये भी मेरा आंसर नहीं है भाई। मुझे तो 9 लाना ना भाई, क्योंकि मैं देख रहा कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 2 बार 9 आ गया, ठीक है? तो अब ये भी फेल हो गया मेरा, ठीक है? अब मैं क्या देख रहा भाई, अब मैं यहाँ पे देख रहा कि भाई ये मेरा देखो 4 4 8 9 10, 10 और 6 16, और 2 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, यहाँ पे मिला मुझे। तो मेरा ये आंसर है, बिना सोल्व करे मैंने निकाल दिया, ठीक है? ये भाई अप्रोच डेवलप करनी थी मैंने, ठीक है? वरना गुना करना इनकी महाभारत नहीं है कुछ भी, ठीक है? आप गुना खुद कर सको इजीली, ठीक है? समझ रहे भाई? समझ रहे भाई? आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है? लेकिन मुझे वो चीज़ दिखानी थी डिजिट सम करके, ठीक है? तब वो चीज़ चेक कर ले करो क्वेश्चन के अंदर। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, ठीक है भाई? ये करो, मतलब गुना कर, आप ना दूसरे तरीके से भी सोच सको। सी गुना आप देख रहे हैं कि 81 तो आपको मिल ही गया ना,
81 इधर है आपके पास, ठीक है। तो आप देखो 81 का स्क्वायर क्या होगा, 81 का स्क्वायर क्या, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, आप यानी 0 1 लिखोगे इसे, ठीक है। ये था ना 81, तो एक का स्क्वायर तो 0 1, 8 का स्क्वायर 88 64 लिखोगे आप, ठीक है भाई। 88 आपने लिख दिया 64, ठीक है। अब 8 ही का मान 8 दूनी 16 आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। 1 6 4 और एक 5, ठीक है, और ये 6, ये आपके पास जोड़ गया 65 और 65 61, ठीक है। और इसके बटे में कितने, 2 जीरो लगी वैस के आगे, और इसके बटे में लिख रहा 25। आप क्या कर दो, इसके 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, आप नोटिस करेंगे ये 100 बन गया। अभी 100 से ये वाला 100 तो हो गया खत्म, आपके पास बचा 6 5 6 1, इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 4 एकम 4, 6 चौक 24, हाँ 6 चौक 24, 4 2 आगे चला गया, 5 चौक 20 21 22 का 2 और 2 आगे चला गया, 6 चौक 24 25 26 26 644, ठीक है, सॉरी 26 244, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। किसी भी तरीके से करो भाई, अप्रोच आपकी खुद की होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने चीजें लिख के दिखा दी आपसे। चलो भाई आगे करेंगे। 1500 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से है ना, चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है 20%। चक्रवर्ती वार्षिक संयोजन पर उधार दी गई, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता, ठीक है भाई, तो एक वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिलता। देखो भाई अगर 20% होता रेट, तो एक ही साल की कहानी है, तो आपका CI भी ना 20% ही, पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही हुए। अगर मैं ईयरली ले रहा होता कंपाउंडिंग अपनी, तो 20% मिलता। लेकिन अगर मैं हाल्फ ईयर ले लूँ तो 10% बन गया क्या भाई, पहले 6 महीने का और 10% ही अगले 6 महीने का। आप देख रहे हैं कि भाई 2 1 लगाओगे जब आप इसके अंदर 10 और 1 यानी 20 और 1 21%, यानी अगर आप एक साल के लिए दे रहे हैं पूरा पैसा तो 20% मिलता है आपको ब्याज। अगर आप क्या कर रहे हैं हाल्फ ईयरली दे रहे हैं तो 21%, यानी 1% का क्या आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा इस तरीके से देने में, ठीक है। तो भाई आप निकाल लो 1500 का 1%, 1500 है 15,000 है, 15,000 का भाई 10%, 1%, 1% की वैल्यू आ गई 150, यानी 2 जीरो कट जाएंगे मेरी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये करो, ये करेंगे भाई, है ना। दो धावक एक ही बिंदु से 600 मीटर के वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। यदि वे एक समान दिशा में यानी एक ही साइड में भाग रहे हैं भाई दोनों बंदे, ठीक है, एक की गति है 1.5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे के 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं, तो वे एक दूसरे को दूसरी बार कब मिलेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। समझो बात को एक बार, ये आपका क्या है, एक सर्किल है, दोनों बंदों ने दौड़ना शुरू करा, एक की स्पीड है 1.5 मीटर प्रति सेकंड और एक की है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इन्होंने रेस लगानी शुरू करी, ठीक है भाई, समझ रहे। और कितना परिधि कितनी है, 600 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। अब देखो तो भाई ये 600 मीटर के ट्रैक को अपने तरीके से चेज कर रहे होंगे ना, एक ही दिशा में दौड़ रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। देखो आप एक ही साइड में जाते हो तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। अगर आप ऐसे आते हो एक दूसरे के सामने से तो आप जोड़ते हो, ठीक है। अभी तो इतना ही बताया जा सके भाई, क्या करें। तो डिफरेंस जब आप इसे एक ही साइड में दौड़ रहे तो डिफरेंस कितना है बताओ, 2 का। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो ये टाइम कितना है चेक करो जल्दी। सबसे पहले तो भाई मैंने देखा 300 सेकंड आ गई, बताओ किसी को दिक्कत है। अगर मैं इसे मिनट में बदलना चाहूँ तो मैं इसे 60 से भाग दे दूंगा भाई, ठीक है। 5 मिनट, यानी पहली मीटिंग ना आपकी भाई 5 मिनट के बाद हो रही होगी, लेकिन उसने पहली मीटिंग की बात नहीं करी, उसने कहा कि दूसरी मीटिंग बताओ कब हुई, तो इसका डबल टाइम लगेगा आपको, 5 दूनी 10, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपकी दूसरी मीटिंग हो रही होगी, है ना, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये करो, रीना 96 किलोमीटर की यात्रा बस से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 24 किलोमीटर की यात्रा कैब से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 20 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड बताओ कितनी है, ठीक है। दूरी सेम ना हो गया, दूरी अलग अलग है, एवरेज स्पीड आपसे पूछी जा रही भाई, ठीक है।
आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड। कभी भी स्पीड आपको निकाली तो आप क्या निकालोगे, टोटल टाइम देखोगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, है ना, इसको आप डिवाइड करोगे टोटल टाइम से, ठीक है। देखो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 96 किलोमीटर चली हो पहले तो, फिर वो 24 किलोमीटर चली, 120 हो गया, ठीक है, और 20 किलोमीटर फिर चली हो किसी न किसी तरीके से, तो टोटल डिस्टेंस है 140। अब मैं टाइम चेक करता हूँ भाई, 96 किलोमीटर 24 की स्पीड से चली, तो 24 चौका 96, 4 घंटे, ठीक है। अब 24 किलोमीटर चली वो 12 की स्पीड से, 12 दूनी 24, तो 2 घंटे हैं, 4 और 2 6 घंटे अभी तक हो गए मेरे पास। 20 किलोमीटर चली 10 की स्पीड से, 10 दूनी 20, 2 घंटे ही हो गए मेरे पास, तो मेरे पास टोटल 8 घंटे आ गए भाई, ठीक है। अब मैं जब 8 से 140 को भाग दूंगा तो मैं नोटिस करूंगा कितना मिलेगा मुझे एवरेज स्पीड, 8 ही कम 8, ठीक है, ये 60 बन गया, 8 सती 56, 17 पॉइंट है कोई ऑप्शन, हाँ ये बस मिल गया मुझे भैया ना, ये 8 सती 56 और ये 4 आ गया, 8 पंजे 40, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई, ठीक है। ये करो, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, रेलगाड़ी कभी भी किसी पुल को पार करती है, ठीक है, या किसी ब्रिज को पार करती है, यानी एक नगण्य ना लेगा, कोई एक डिस्टेंस है पर्टिकुलर, तो आप क्या करोगे, रेलगाड़ी ना कभी भी निकलती है किसी चीज़ से, तो देखो पहले तो खुद को पार करती है, देखो खुद को पार कर दिया उसने यहाँ पे, देखो मान लो कि रेलगाड़ी है और कोई जहाँ पे आप गुजर रहे, पुल है, जो भी चीज़ दी उसने, उसने बोल दिया कि पुल को पार कर रही, देखो रेलगाड़ी है मान लो, ठीक है, ये सबसे पहले देखो रेलगाड़ी ने खुद को पार कर दिया, अब ये आगे जाएगी, अब ये इस पुल को पार करेगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी ओवरऑल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 200, ये देखो आप सबसे पहले 270 तो ये आपके पास, और भाई 180 है, ठीक है। जब मैं जोड़ रहा हूँ 300, ये 350 आ गया आपका, ठीक है, सॉरी 450, 450 मीटर तो आगे आपका जो आपको कवर करना, यानी रेलगाड़ी सिर्फ खुद को पार नहीं कर रही है भाई, ना खाली पुल को कर रही है, हमेशा इसे खुद को भी पार करना और पुल को भी पार करना पड़े, ठीक है। चलो भाई ये आ गया आपका, और ये क्या है आपका, ये तो आपको डिस्टेंस आपकी टोटल कवर करनी, और ये तो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है भाई। अब देखो स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे में है तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दूं, तो 18 की वैल्यू 36 है तो 5 की वैल्यू 10 होगी भाई, ठीक है। 10 के हिसाब से कितना टाइम लगा होगा देख लो, टी की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो आप क्या करोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 36 छोटी यूनिट में बदल लेना तो 5/18 से गुणा कर दो, छोटी चीज ऊपर ले आओ, ठीक है भाई। अगर आपको मान लो कि 36 मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड था, अगर आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटा बता दो 36 है, तो 18 को ऊपर लो, 18 बड़ी यूनिट है और 5 को नीचे लो, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो, आप रट सकते हो, इस चीज़ को रट्टा लगा सकते हो। ये लीजिए भाई नया क्वेश्चन अगला, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा की दिशा में, ठीक है, एक निश्चित स्थान तक जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में आरंभिक स्थान पर आने में कुल 5 घंटे लेते हैं। कुल कुल टाइम पता भाई आपको, देख लो कुल टाइम, तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बराबर होता है x + y, धारा की दिशा में और धारा की गति, ठीक है, सॉरी नाव की चाल और धारा की चाल, माइनस नाव की चाल और धारा की चाल, ठीक है, और टोटल टाइम, और अपॉन में लेते हो 2 × नाव की चाल, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है, मैंने पिछले सेट्स में प्रूव करके दिखाया था इसे, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हो ना तो भाई मैं गारंटी ले रहा, मैंने गारंटी मतलब गारंटी है, ठीक है। तो अब डी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, ये पूछा ना कि कितनी डिस्टेंस है, चलो करते हैं। x + y, धारा 10 और 4 14, 10 में से 4 गए 6, 2 × 10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, और टाइम कितना है 5, 5 नहीं 10, ये आगे 4, और 4 1 2 इससे काट देगा 3, 1 इसको काट देगा 7 × 21, 21 किलोमीटर, ठीक है। अगर कुल समय ना दे के ऐसा बोलते हुए ना कि भाई धारा की दिशा में गया और वापिस आया,
जाने में लगे टाइम और आने में लगे समय का अंतर दे देवे, तो फिर आप कैसे ले रहे होंगे इसी चीज को यूज? आप ले रहे होंगे डी बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डेल्टा टी, यानी समों का अंतर जो भी दिया होगा, और टू, अब आप एक्स की जगह पे वाई ले रहे होंगे, ठीक है। यानी अब यहाँ पे 10 ना लेकर आप 4 ले लोगे उस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और ये फॉर्मूला रिजल्ट है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये जो आप चीज सोल्व करते हो उसका एक रिजल्ट है आपका एक तरीके से, ठीक है, रिजल्टेंट। तो भाई ये क्वेश्चन समझ आया आपकी? चलो आप भाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो चीजों को, ठीक है भाई। ये करो, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल। अब भाई आयत के क्वेश्चन है, मैंने पिछले 2 सेट से आपका आयत ही चल रहा, ठीक है। मैंने आयत की थ्योरी करवाई, मैंने आयत के क्वेश्चन करवाई, और आज फिर मैं आयत के 5-6 क्वेश्चन लेकर आपके सामने, ठीक है। तो इस, और मैंने वर्ग पहले करवा दिया पिछले सेट में, यानी 5वें सेट तक आया और आपका आयत और वर्ग मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज ये लगभग कल की वीडियो में और मिल जाएगा, कल के लेक्चर के अंदर और मिलेगा आपको, फिर आपका ये भी खत्म। फिर हम समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, इस तरीके से समलम चतुर्भुज करके अपना खत्म करते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। और प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं आपके, ठीक है भाई। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल, भाई आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने बोल दिया कि एल इंटू बी दिया मेरे से, कितना गिवन है भाई? 120, ठीक है। परिमाप कितना दिया, यानी एल इंटू, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी बताओ? 46 है। तो यानी मैं 2 से अगर काट दूंगा, अगर मैं 2 से काट दूँ तो मुझे पता लगा कि मेरा एल प्लस बी कितना है। मैं दिखा रहा कर करके ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 23 आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया? 23। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर? ये पूछ रहा कि विकर्ण की लंबाई बताओ, ठीक है भाई। हमें क्षेत्रफल पता और लंबाई पता, ठीक है। अब मेरे से पूछा है मतलब क्या है, विकर्ण बताओ इससे कितने। विकर्ण क्या होता है भाई? विकर्ण होता है आपको किसी आमने सामने वाली भुजाओं को मिला के, आमने मतलब उनके कॉर्नर को मिला के बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा, एल ये होता है आपको और बी ये होता है। अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस सेट करूँ तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है क्या, ठीक है। क्या आप इस इन दो चीज़ों से एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हो क्या भाई? बिल्कुल। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। और ये डाटा तो मेरे पास है भाई, एल प्लस बी का है मेरा, है ना। एल प्लस बी का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी प्लस ये चीज़, ठीक है। एल प्लस बी कितना है? 120 है मेरे पास, सॉरी 23 है। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529, ठीक है। और बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ तो मुझे निकालनी भाई। और ये 2LB, यानी 240 उधर जाके माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिल रहा होगा? मुझे मिला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 में से 240 माइनस कर दूँ मैं, यानी 9, 12 में से 8, 289 आ गया। और मुझे क्या चाहिए? रूट के अंदर चाहिए। तो जब इधर रूट लगेगा तो इधर भी रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो 17 बाहर आ गया निकल के। तो विकर्ण की लंबाई आ गई 17, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, उसका यूज आपको लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोल रहा है भाई? पी क्यू आर एस एक आयत है। चलो समझो क्या बोल रहा। पी क्यू आर एस की बात करी इसने भाई, पी क्यू आर एस, इसने बोला कि एक आयत है, ठीक है। भुजा पी क्यू तथा क्यू आर का अनुपात 3:1 है। ये रेशो दिया 3:1, मैंने मान लिया कि 3x और 1x, ये मान लिया मैंने, ठीक है। यदि विकर्ण पी आर, यह विकर्ण पी आर मेरा, ठीक है, की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये इसने दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपने हिसाब से निकाल लो विकर्ण की लंबाई। तो आप निकालोगे इसका स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर रूट के अंदर ये, ठीक है। तो ये मुझे मिला कितना? 10x स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन ठीक है। और इसकी वैल्यू 10 ही है। जब मैं दोनों साइड के स्क्वायर करता हूँ मुझे तो 100 मिलेगा, और एक इक्वल होगा 10x स्क्वायर के भाई, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू मुझे 10 मिल गई भाई। बताओ किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब मुझे क्या निकालना? मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना। और एरिया क्या होता है एक आयत का?
क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है x, तो यानी 3x²। और x² का मान आपको 10 पता है, तो 3 इंटू 10 यानी 30 आ गया। अब आप वो देख लो मीटर स्क्वायर है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 30 मिल गया मुझे भाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। उसने दिया 10 सेंटीमीटर, आप अपने हिसाब से निकाल के लाओ, रेशो के अंदर आप इक्वल करो, यहाँ से x² की वैल्यू मिलेगी और फिर क्षेत्रफल 3x इंटू एक्स यानी 3x², x² का मान पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ये देखो भाई, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस इसके बाद, ठीक है, करो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, मतलब ठीक है। एक आया तथा एक वर्ग, प्रत्येक का परिमाप 160 है। देखो भाई मैं रिलेट करके बताऊंगा, मैं जल्दी नहीं करनी इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी। देखो समझो क्या चीज़ है, ये मान लिया मैंने मेरा वर्ग है और ये मेरा क्या है, एक आयत है, परिमाप बराबर है दोनों के भाई, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप कितना है, 160 है, यानी मैंने इसकी भुजा ए मान ली, तो सारी भुजाएं ए रही होंगी ना भाई, तो इसका परिमाप 4a आ गया क्या मेरे हिसाब से, लेकिन उसने दे रखा 160, तो ए की वैल्यू आ गई 40, यानी प्रत्येक भुजा 40 आ गई। तो मैं इसका एरिया कितना निकाल लूंगा यहाँ से, इसका एरिया आ जाएगा 1600। अब एरिया मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, ठीक है भाई। इसका तो 1600 आया, तो इसका क्षेत्रफल 1500 आने वाला, क्या बताओ। 100 कम करना भाई, उसने बोला कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है। अब 100 कम होने का मतलब क्या है, 1500 हो जाना है भाई। तो अगर ये 1500 है, तो इसने पूछा कि आयत की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, और इसका परिमाप और इसका परिमाप भी उसने बता रखा कि दोनों 160 है, तो यानी पेरीमीटर मुझे परिमाप भी चाहिए। और यार परिमाप जो है इसका मुझे 160 भी मिलना चाहिए, तो अब मैं क्या है यहाँ से ऑप्शन की हेल्प ले लूंगा आगे। परिमाप भी सही सेट हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने ऑप्शन ए को अगर उठाया, मैंने मान लिया कि मेरी लंबाई अगर 80 रही हो, तो मैं जब इसे 80 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने इससे काट दिया। अब देखूँ 8 कम 8, ठीक है भाई। अब ये 70 बचा, तो पॉइंटों में आ गया सबसे पहले, तो ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं है इसका मतलब, ठीक है। चलो अब देखो मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाऊंगा भाई, ठीक है। मैंने देखा कि मेरा अगर 40 रहा हो, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई है ना भाई, एल इंटू बी, और एल की वैल्यू जब अगर मैं 40 मान लूँ, तो देखो क्या होगा फिर, अगर मैं एल की वैल्यू मान लूँ 40, अगर मैंने 40 माने, तो ये कटेगा। अब ये कटेगा तो फिर ये पॉइंटों में आ गया, और ये क्या है फिर बात भी नहीं बनती नजर आ रही मुझे। 4 चौक 16, ठीक है, वो वाली चौड़ाई बड़ी भी आ जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो छोटी भी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं छोटी तो होगी खैर। तो ये भी नहीं दिख रहा, मैं उठाऊंगा 50 को भाई, ठीक है। एल इंटू बी की वैल्यू मैंने मान ली कि 1500 लानी है मुझे भाई, और एल की वैल्यू अगर मैंने 50 उठा ली, तो मुझे यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ। बी की वैल्यू मुझे 30 मिल गई क्या भाई। अब देखो मेरा एल और बी पता लग गया मुझे, मैं चेक करता हूँ कि एल और बी जो मैंने मान लिए, क्या इनसे मेरा परिमाप यही होगा क्या 160 ही, यही तो लेगा ना मुझे 160। तो चेक करते हैं भाई, मैंने देखा कि 50, 2l प्लस बी करूँगा मैं, 2 मेरा 12, एल प्लस 50 और 30 80, और 80 का डबल 160, जी हाँ, यानी कि यही मेरा आंसर है भाई, ठीक है। इसमें ना आप वैसे कर नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से, इसमें आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी भाई। और क्वेश्चन 1 नंबर का है बिल्कुल। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, और मेरे हिसाब से वीडियो की ड्यूरेशन भी 2 घंटे के आसपास पहुंच गई होगी भाई इसकी, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो आपको एक आइडियल आइडिया भी लग जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि आपको हमारे साथ प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, ठीक है भाई। लंबाई जो भी रही होगी ना, ये ना 5 एक्स्ट्रा रही होगी, यानी अगर ये x है ना, तो ये x प्लस 5 रही होगी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बनी होंगी। मैं कुछ है ही नहीं तरीका भाई, ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन 1050 मीटर स्क्वायर दे देगा वही आंसर होगा, ठीक है। मैं चेक करता हूँ भाई, आयत की लंबाई, यानी लंबाई का ये ऑप्शन है, यानी अगर इसे 25 रहा होगा, तो भाई ये 5 कम 20 रही होगी ना चौड़ाई, तो 25 दूनी 50, ये तो किसी कंडीशन में नहीं बैठता। अब मैं 45 लूँ अगर लंबाई, तो ये मेरी 40 रही होगी भाई, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ पीछे मेरा 0 लग जाएगा, और 5 चौक 20, 0 और 2 कह रही, 4 चौक 16, 17 18, ये 1800 मिलेगा, ये भी नहीं है, मतलब इससे छोटा होना चाहिए।
तो अब मैं उठाऊंगा 35 को भाई, लंबाई अगर 35 है तो चौड़ाई कितनी होगी, 30 होगी, 5 कम। तो अब बात बनती नजर आ रही। तो 0 5 दिया 15, 5 और 3 दिया और 1 10, 1050। तो यही मेरा आंसर है। जो भी वैल्यू को सेटिस्फाई करा दे वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर को आप शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएंगे, है ना। और इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू क्लास।